when you are so focused on something, I feel के impact create होता है. And that's what happened to us. जब मैं मैट्रिक फाइनल करके डीजे साइंस कॉलेज में आया तो मेरे वालिद की जो जॉब थी फैक्ट्री में वो नेशनलाइज होने की वजह से ख़त्म हो गई. एंड सम पीपल एक्चुअली सेड कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें हम ट्यूशन पे कर देते हैं या हमारे लिए बाइक ख़रीद देते हैं. लेकिन एक खुददारी सी थी जो अम्मा अब्बा ने डाली हुई थी कि भाई एहसान किसी का नहीं लेना है. ये चीज़ अम्मा अब्बा ने डाली. जब किसी का खा लेते हैं तो फिर उसकी सुननी पड़ती है, उसकी माननी पड़ती है. मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि नोबडी इज़ ए सेल्फ मेड पर्सन. लॉट ऑफ पीपल वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिससे आपको एहसास होता है कि अच्छा मुसलमान क्या होता है. आप अच्छे लोगों से मिले नहीं ना तो आपको एहसास नहीं होगा कि मुझे किस शक्ल में ढल जाना चाहिए. तो जब आखिर में सवाल करते हैं कि आपको कोई सवाल करना है, मैंने उनसे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. उन्होंने बताया कि मैं विजुअल आर्ट्स ये वो. मैंने कहा आप तो क्वालिफाई नहीं करते मेरे इंटरव्यू के लिए, आप यहाँ क्यों बैठे हुए. मैंने कहा आपको पता है मैं आपका बॉस होऊंगा. मैंने कहा अच्छा वो तो उस वक्त होंगे ना जब मैं एक्सेप्ट करूँगा. मैंने ज्वाइन कर लिया. उसके 5 साल के बाद विद इन 5 years आई वॉज प्रमोटेड एज डायरेक्टर, एज अ वेरी यंग डायरेक्टर नॉर्थ स्टार. और फिर मैंने उनको फायर किया जिन साहब ने मुझे हायर किया था बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इशूज़. ओके. ये सारी बात बताने का मकसद ना एरोगेंस नहीं है. फाद बिल्कुल. ये वो रूल्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस दैट यू हैव स्पॉटेड? अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बिफोर प्रोसीडिंग मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि शहजाद भाई मेरे दोस्त हैं. बहुत पुराने नहीं, रीसेंट दोस्त समझ लें आप. 1-2 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को. फेसबुक पे मुझे फॉलो करते थे. इन्होंने एक क्वेरी भेजी जो फिटनेस कोचिंग के हवाले से थी. वी टॉक टू ईच अदर. उसके बाद कराची आए, बातचीत और ज़्यादा हुई, दोस्ती में चेंज हुई. फिर मुझे इनके अंदर एक बड़े भाई वाइब्स आने लगी क्योंकि मैंने इनसे कुछ मशवरे किए, कुछ करियर के मामले में, कुछ पर्सनल चीज़ों के मामले में. एंड आई फाउंड हिम ऑलवेज़ वेरी हेल्पफुल और वेरी इंसाइटफुल. उसका रीज़न ये है कि इनका बैकग्राउंड माशाल्लाह प्रोफेशनल पर्सनल दोनों जिस स्टेज पे है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, इनसे पूछेंगे. तो शहजाद भाई ये इंट्रोडक्शन तो मेरी तरफ से था. अब मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें, क्योंकि हर इंसान का जो तारुफ होता है पहले उसके पीछे ब्रांड होता है जी. ठीक है. तो नॉर्थ स्टार, सीबी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी. सो व्हाट डू यू गाइस डू? जी जी. एंड व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? जी तो पाकिस्तान में हम सीबी सॉफ्ट के नाम से रजिस्टर्ड हैं और यूएस में ग्लोबल नॉर्थ स्टार के नाम से रजिस्टर्ड है. ठीक है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि ईआरपी सॉल्यूशन बनाती है पाकिस्तान में. ठीक है. और मैंने इनको ज्वाइन किया 2005 में और अपने करियर के बहुत शुरू में एज अ स्टार्टअप इन कराची. एंड देन ऑफ कोर्स आई वेंट टू यूएस विद इन 6 months एंड देन सिंस देन वी हैव बीन देयर. हम ईआरपी सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि प्राइवेट गोल्फ क्लब्स के लिए या यार्ड क्लब्स के लिए, कंट्री क्लब्स के लिए होता है. तो होम ग्रोन प्रोडक्ट है. 500 लोग हैं यहाँ पर और 700+ कस्टमर्स हैं. 6 कंपनीज हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नॉर्थ स्टार which we acquired and built over the years. We're very proud of that fact that we've been part of this journey. इंट्रोडक्शन के हवाले से मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है. मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में कराची यूनिवर्सिटी से. फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था जब पढ़ रहा था. तो मेरी नानी फ़िज़िक्स की प्रोफेसर थी कराची कॉलेज में. तो उनके साथ प्रिज्म के साथ और खेलना 5 साल की उम्र से शुरू कर दिया. एंड शी यूज्ड टू गिव अस लॉट ऑफ टूल्स टू जस्ट प्ले अराउंड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो बड़े हो रहे थे तो किताबें इर्द गिर्द थी. अम्मा ने बहुत इंटरेस्ट रखा किताबों की तरफ. मेरे नाना हमेशा कहते थे कि वो रूम यतीम है जिस रूम में किताबें नहीं हैं. तो अब आज भी अगर हमारे घर में आ जाएं, किसी भी रूम में चले जाएं, आपको वहाँ किताबें नज़र आएंगी माशाल्लाह. मैं अपना इंट्रोडक्शन हमेशा इस तरह से कराता हूँ कि आई एम अ प्राउड हस्बैंड ऑफ अ वेरी सपोर्टिव वाइफ. आई एम अ फादर ऑफ 2 curious boys and I'm an obedient son of my father. My mom passed away and I have 2 loving and very caring siblings. माशाल्लाह. That's how I introduce myself. ज़बरदस्त. तो प्रोफेशनली आपने स्टार्ट किया लेकिन जो बैंग ऑन था वो बेसिकली आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन था जो आपने आखिर में कराया. मुझे अच्छा ये ना आपकी वैल्यू सिस्टम्स में काफ़ी इनग्रेंड है और मैं लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अक्सर जो मेरे गेस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं होते लेकिन दे डिज़र्व टू बी फेमस जस्ट बिकॉज जब मैं देखता हूँ कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जो कि बहुत वोकल हैं लेकिन इनके पास वैल्यू नहीं है ऐड करने के लिए, तो उससे बेहतर है कि वो लोग जिनके पास आप बैठे हो वैल्यू ऐड कर सकें.
बस ये लोग बिजी इतने होते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतने वोकल हो सके। तो मेरी कोशिश होती है कि यार ऐसे लोगों को मैं लेकर आऊँ और हम बात करें। तो जो मेरी पर्सनल बातें होती हैं वो पब्लिकली भी हम करें। आपका ताल्लुक, आप कराची के एक नॉर्मल, अगर मैं लैंग्वेज बात करूँ, नॉर्मल लॉन्डे थे, सही है, और आप डीजे कॉलेज में आप गए। आपका बैकग्राउंड कोई इतना मैसिव नहीं था, ज़ाहिर एक मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक था, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक था। और मुझे आपने बताया था कि आप एक टाइल्स की दुकान पे भी आपने काम किया। जी जी। तो वहाँ से लेके आज माशाल्लाह डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल वीपी ऑफ ऑपरेशंस फॉर यूएस बेस्ड कंपनी। तो ये कैसे हुआ और ये कितना अर्सा लगा और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स थी? बहुत इंटरेस्टिंग है ये ओवरऑल जर्नी। समटाइम आई वेक अप इन माई रूम, इन माई बेडरूम, not sometime, every single day when I wake up in my bedroom, I for split of a second I think कि ये मेरा कमरा नहीं है. Every single day. This is my reality. This is who I am. You know, I never forget कि मैं कहाँ से शुरू किया, क्या हुआ. So the story goes back कि मेरी वालदा और मेरे वालिद, they were high school sweethearts. They got married when they were very young. My mother was not able to finish her studies. She wanted to be a doctor. और अब्बा ने काम शुरू कर दिया, राइट, बट दे हैड वेरी क्लियर विजन कि उनको बच्चों को पढ़ाना है. सो हम एक बहुत ही छोटे से 80 गज़ के मकान में मैं पैदा हुआ, वहाँ पला बड़ा, और बाहर का माहौल ऐसा था कि मेरी वालदा मेरे वालिद मुझे बाहर जाने नहीं देते थे. अच्छा. जैसे दरवाजे के ऊपर खड़े होके मैं लोगों को खेलता हुआ देख तो सकता था, लेकिन ये इजाज़त नहीं थी कि दरवाजे से बाहर कदम निकाल सकूँ. स्कूल की वैन आती थी, हम वैन में बैठते थे, स्कूल चले जाते थे. अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमें वेकेशंस पे लेके जाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया. तो फोकस वाज स्टडीज़. मुझे नहीं याद पड़ता कि हम नानी के घर वीकेंड्स पे जा रहे हो. वो जो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं उसमें हमारा बस ये होता था कि हम वहाँ जाते थे. अब वहाँ पर भी हमारी नानी ने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि बहुत सारी बुक्स थी, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, तो हमने लाइब्रेरी सेटअप करनी थी 2 महीने के लिए अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए. ओके. तो when you are so focused on something, I feel के impact create होता है, and that's what happened to us. जब मैं मैट्रिक फाइनल करके डीजे साइंस कॉलेज में आया तो मेरे वालिद की जो जॉब थी जावेदा सीमेंट फैक्ट्री में, वो नेशनलाइज होने की वजह से ख़त्म हो गई. ओके. एंड ही टुक अ गोल्डन शेक हैंड, और उन्होंने एक येलो कैप ख़रीद ली और एक छोटी सी कॉस्मेटिक्स की दुकान कर ली. अब उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि देखो भाई, अब you're on your own. I started working when I was 16. Now you're 16, you need to do something. तो जिस एरिया में मैं रहता था, उस एरिया में मार्बल की दुकानें बहुत हैं, पार्क कॉलोनी का जो एरिया है. तो मुझे समझ में आया कि मुझे वहाँ काम करना चाहिए. तो 8 रुपये फ़ी घंटा पे आई यूज्ड टू बी द गाय हु वुड गो टू डीजे साइंस कॉलेज, कम बैक, चेंज एंड देन वर्क फॉर फ्यू आवर्स. 2002? नहीं, मैं उससे भी बहुत पुराना हूँ. अच्छा. 1996. ओके. सही है. मैंने 1995 में मैट्रिक किया था. ओके. और ये सब कुछ 95-96 के बीच में हो रहा था. ठीक है. तो होता ये था कि यू नो व्हेन यू आर 16 ईयर ओल्ड, आपके दोस्त कुछ और कर रहे होते हैं, राइट. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर गोइंग फॉर यू नो मूवीज़. ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया. आज भी वो मेरे दोस्त हैं, आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो देखते थे कि मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से वापस आके मैं ये मार्बल का काम करता था. इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तकरीबन 6 महीने मैंने ये बहुत हार्डकोर काम किया, और वहाँ पर चूँकि पठान मज़दूर होते हैं और बोल्डर्स कटते हैं, तो देखिए आपका अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ने लिखने का बैकग्राउंड हो ना, आप किसी भी चीज़ में बहुत तेज़ी से एक्सेल करते हैं. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. आप डिफरेंट जाविये से देखते हैं ना लोग, डिफरेंट जाविये से देखते हैं, फिर आप मेजर कर रहे हैं, वो अंदाज़ा कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है, राइट. और आप एफिशिएंसी लेके घूमते हैं माइंड में, कितना एफिशिएंट हो सकता है काम, कैसे हो सकता है. जी बिल्कुल. गधे और घोड़े का फ़र्क होता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, वो ताकतवर ज़्यादा हैं, पठान लोग हैं, राइट. आप पठान नहीं हैं, ऐसे ही है, तो आपका फ्रेम भी छोटा है. का फ़र्क है. हाँ बिल्कुल, राइट. तो यू हैव टू कम्पीट विद देम. तो हुआ ये कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर आई वॉज एबल टू स्लाइस दोज बोल्डर्स वेरी नाइसली इनटू यू नो पीसेस विच आर यू नो यूजेबल पीसेस. तो वहाँ मुझे उस्ताद के नाम से उन्होंने जो है वो पकाना शुरू कर दिया. अच्छा. तो वो कहते थे कि वो कुछ क्रिएटिव किया है. हाँ, शहजाद उस्ताद को बुला लो. अच्छा, उस पूरे प्रोसेस में होता ही है कि जब आप उस बोल्डर को स्लाइस करते हैं तो एक पीछे एक ब्लॉक लगाया जाता है ताकि आप थिकनेस ऑफ द ब्लॉक जो है वो निकाल सकें उसके अंदर. उसको बोलते हैं अड्डा लगाना, और वो समझा जाता है कोई बहुत कारनामा है. हाँ.
तो वो कहते थे अड्डा लगाने के लिए शहजाद को बुला लो। ओके। तो अगर किसी कारखाने में कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी हाँ। तो कोई बुलाने आ जाता था, कहता था कि शहजाद को बुला लो, अड्डा लगाना है। हाँ। तो खैर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 6 महीने मैंने काम किया। एक साहब आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये यूनिफॉर्म किसका है, क्योंकि तो बड़े अच्छे कॉलेज का यूनिफॉर्म है। मैंने कहा मेरा यूनिफॉर्म है। अच्छा, लड़का होता था वहाँ? लड़का, क्योंकि मैं कॉलेज से सीधा आऊँगा, काम करूँगा, और काम करने का जो मकसद है वो ये है कि वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट मुझे फ़ीस पे करनी है किसी कोचिंग सेंटर में। तो मुझे वो 900 रुपये चाहिए। सही है। राइट। तो उन साहब ने मुझसे सवाल किया कि ये यूनिफॉर्म किसका है। मैंने उनको बताया यूनिफॉर्म मेरा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूरी स्टोरी उनको बताई। तो बड़े इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे बच्चों को पढ़ाओ और अभी चेंज करो, अभी मेरे साथ चलो। और वहाँ से मेरा जर्नी बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। आप सोचें 8 रुपये पर घंटा काम करने के लिए आपको तकरीबन 100 घंटे तो चाहिए ही 800 रुपये कमाने के लिए। राइट। ऑफ कोर्स नॉन टैक्सेबल है, ये तो कैश पे काम हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो 900 चाहिए। अच्छा, उस वक्त से ही वर्कआउट का अब्बा ने मुझे डाला हुआ था। तो उस ज़माने में एक जिम होता था, उसका नाम था शब्बीर हेल्थ कल्चर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मैं जाता भी था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आधा पाव दूध पी कर फील ये होता था हाथ देख कर के शायद कुछ चीज़ बड़ी हो जाएगी। हाँ, और छोटा भाई भी था मेरा, तो उस दूध को भी जो है स्प्लिट करना पड़ता था पानी डाल के। 7 साल छोटा भाई आपके साथ। राइट। लेकिन बहुत खूबसूरत टाइम था। सही बात है। उस वक्त मैं देखता था कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे ही कुछ रिश्तेदार वहाँ मिलने आ रहे हैं, देख रहे हैं। राइट। एंड सम पीपल एक्चुअली सेड कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें हम ट्यूशन पे कर देते हैं या तुम्हारे लिए बाइक ख़रीद देते हैं या व्हाटएवर। लेकिन एक खुददारी सी थी जो अम्मा अब्बा ने डाली हुई थी कि भाई एहसान किसी का नहीं लेना। आज भी फायदा आपको पता होगा, मैं किसी का नहीं खाता। आप मेरे साथ खाने पे जाएंगे, आई वॉन्ट लेट यू पे। ये चीज़ अम्मा अब्बा ने डाली कि जब किसी का खा लेते हैं तो फिर उसकी सुननी पड़ती है, उसकी माननी पड़ती है। कभी कभार ज़्यादती भी हो जाती है। राइट। तो बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, बट ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपके अम्मा अब्बा ने आपके अंदर डाली हैं। किसी को समझ में आती हैं, किसी को समझ में नहीं आती। एनीवेज़, वहाँ से मामला शुरू हुआ ट्यूशन पढ़ाने का। फिर उसके बाद आप यकीन करें कि मैंने ट्यूशन्स इतनी पढ़ाई हैं कि मैं पढ़ने जाता था कराची यूनिवर्सिटी, 3 बजे वापस पहुंचता था। 3 बजे ग्रुप बैठा हुआ होता था 9th क्लास का, लड़कियों का ग्रुप। फिर 9th क्लास का लड़कों का ग्रुप आता था 4 बजे। फिर कोचिंग सेंटर में गए थे? नहीं, घर के अंदर ही सेटअप किया हुआ था मैंने। फिर 5 बजे एक और कोचिंग सेंटर, एक और ग्रुप आता था फर्स्ट ईयर का, फिर लड़कियों का, फिर लड़कों का। ये करते 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 मेरी रात 12 हो जाती थी। और उसके बाद मैं फिर अपने दोस्तों के पास पढ़ने जाता था और मेजॉरिटी केस में जाके सो जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरे हम 5 दोस्तों का ग्रुप था। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि nobody is a self-made person. A lot of people very proud to say that I'm a self-made person. I always remind them, just using my example, कि you're a product of lot of people around you. Some people played very small role, some people played a huge role. In my life, I feel like ये मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जब मैं सो जाता था मेरे सर में दर्द हो जाता था। आज भी मेरे सर में दर्द हो रहा है फॉर सम रीज़न, आधे सर में दर्द हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें याद कर रहा हूँ, शायद इस वजह से हो रहा है। लेकिन मैं सो जाता था और जिस दोस्त के घर में हम जाके रहते थे उसके अब्बा के पास माशाल्लाह से अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी। 600 गज का मकान था उसके पास। लेकिन वो हमें तकिया नहीं देता सोने के लिए। कहता था मेरे कमरे में 2 तकिए हैं, उसी में सो जाओ। तो मैं अपने हेलमेट में सोता था। अच्छा। एंड आई रियलाइज़ कि बड़ा मज़ा आता है हेलमेट पहन के सोने में। एक तो गर्दन को बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, फिर साउंड प्रूफ होता है, तो अगर ये शोर मचा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बातें ऐसी होती रही कि व्हेन यू आर सो फोकस्ड ऑन समथिंग तो आपके नंबर्स बड़े अच्छे आते हैं। यही दोस्तों में से इनके कोर्सेज रुक जाते थे एंड आई वाज डूइंग एस। मैं 15 मिनट पढ़ूंगा और ये 4-4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा पढ़ लिया 4 घंटे में, दे समराइज मी एंड यू नो आई वाज एबल टू डू लॉट बेटर। तो बाद में वो बेचारे कभी कभार नाराज़ भी होते थे कि हमारे नंबर तो नहीं आ रहे, तुम्हारे आ रहे। लेकिन अल्लाह मियाँ इनको जज़ा दे। आई थिंक इन लोगों के बगैर मैं कहीं नहीं पहुँच सकता था। फिर आई थिंक सबसे बड़ी जो सपोर्ट फ़ात मुझे रही वो मेरी वालदा की रही। अब्बा ने ऑफ कोर्स एक अपना रोल प्ले किया कि ही नेवर इंटरफेयर्ड इन एनीथिंग। उन्होंने
पूरी जिम्मेदारी अम्मा को दी। और वो कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखनी थी मुझे अपने बहुत यंग एज में, तो मैंने अपने अब्बा को अपनी अम्मा को करते हुए देखा। हर मामले का जो फ़ैसला था वो अम्मी नहीं करना था। बड़ी खूबसूरत एक बात मैंने पढ़ी कि अगर आप एक स्केच ड्रॉ करें एज अ मैन और किसी समझदार खातून को उसके अंदर इजाज़त दें कि वो रंग भरे, तो अपनी मर्ज़ी से रंग भर सकती हैं। तो माई फादर जस्ट ड्रू द बाउंड्री फॉर दैट होल थिंग कि बच्चों के लिए मैं क्या चाहता हूँ, घर के लिए मैं क्या चाहता हूँ। बट अम्मा हैड फुल फ्रीडम टू फिल ऑल द कलर्स। अच्छा, मेरी वालदा चूँकि ऐसे हाउस होल्ड में थी जहाँ किताबें थीं और बहुत यंग शादी हो गई उनकी, लाइक आई टोल्ड यू कि इट वाज अ लव मैरिज बिटवीन मी, माय फादर एंड माय मदर। तो उन्होंने वो जो चीज़ें सीखी थी वो इस तरह से हम पे इम्प्लीमेंट की कि मेरी वालदा का 2016 में इंतकाल हुआ। उससे पहले शहजाद रॉय का एक प्रोग्राम है यहाँ पर रोशनी स्कूल्स के नाम से, तो उसका मॉन्टेसोरी सेटअप मेरी वालदा ने किया। अच्छा। तो जब हम पढ़ लिख के अमेरिका चले गए, बच्चे सारे सेटल हो गए, तो शी वाज लाइक नाउ व्हाट फॉर मी, राइट? सो शी स्टार्टेड वॉलंटियरिंग हर टाइम फॉर दैट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो प्लेडो नहीं था हमारे पास, लेकिन मेरी अम्मा ने आटे में जर्दे का रंग डाल के हमें बहुत प्लेडो बना के दिया। अच्छा। एंड शी यूज्ड टू गिव अस न्यूज़पेपर, जिसमें मैं और मेरा भाई या मेरी बहन 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स पे बैठते थे टू डिफाइन दैट बाउंड्री, एंड 3 of us should have respect for that. इसी तरह से मुझे याद है कि हर छुट्टी वाले रोज़ हमारे नाश्ता बाहर से आता था, तो 1 सालाना आता था और हम घर में खाने वाले 5 लोग थे। लेकिन आप यकीन करें हम 1 प्लेट में खाते थे और अब्बा का उसूल था कि 3 रोटी से कम नहीं खाना, 3 पराठों से कम नहीं खाना, और उसमें सालन बच जाता था और छोटी सी बोटी भी रह जाती थी जब हम कोशिश करते अपने छोटे भाई को खिलाते। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन मैं आज भी गौर करता हूँ कि कभी मेरे भाई ने, मेरी बहन ने कभी मुझसे आज तक 1 रुपए की चीज़ नहीं मांगी। कभी उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि तुम तो खुद पोर्शा चलाते और हम जो है ना सुजुकी एफएक्स में घूम रहे हैं, कभी नहीं हुआ। तो ये छोटा सा आई थिंक एक एक्ट था मेरे वालिदैन का, जिसकी वजह से कैरेक्टर बिल्डिंग कह लीजिए आप, इतनी वो इनकलकेट की वो चीज़ इतनी इंग्रेव हो गई कि वो हर चीज़ में शामिल है। तो खैर जब कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हुआ मैं, तो आई जॉइंड अ बैंक, और मेरे मामू स्टेट बैंक में जॉइंट डायरेक्टर थे उस ज़माने में, तो ही वाज लाइक यू नो आइडियल। वैसे भी मैं अपने मामू को बहुत पसंद करता हूँ, 20 साल से मिला नहीं हूँ उनसे। अच्छा। ही मूव्ड टू सिंगापुर विद हिज फैमिली, तो मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन बहुत इज़्ज़त करता हूँ और समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर 4 हिस्से करूँ उसमें तो 1 हिस्सा मेरे मामू हैं। उनकी बातें सिखाई हुई और जो कुछ भी मैंने उनसे देखा, उनका ह्यूमर भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर है। जैसे हमें मजाक में वो कहते थे कि ये बहुत कॉम्प्लीचीदा बात है। कॉम्प्लीचीदा? हाँ, उर्दू इंग्लिश में जाके। हाँ, तो हम कहते थे क्या मतलब? कहते क्या तुम्हें पेचिकेटेड बात समझ नहीं आती? तो उनके अपने बनाए हुए फ्यूज्ड वर्ड्स थे। लेकिन उन्हीं की दी हुई किताब थी, कई साल पहले मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें हाथ से लिखा हुआ था, किसी ने पेंसिल से लिखा था उस किताब पे, उसमें लिखा हुआ था कि एक्सपर्ट इज़ द वन हु नोज़ मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, नॉट लेस एंड लेस अबाउट मोर एंड मोर। ये बात ऐसी है कि मैं शायद दोबारा कहूँ पॉडकास्ट पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक्सपर्ट इज़ द वन who knows more and more about less and less, not less and less about more and more. सही है। तो वो जो डिटेल्स है ना, आपको 2 चीज़ें बताऊँ, ब्रूस ली भी कहता है ना कि I'm not worried about the guy who knows 1000 kicks and he practiced them 1 time. I'm worried about the guy who practiced 1000 times and he only knows 1 kick. सही बात। तो मुझे ऐसा लगा ज़िंदगी में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को आप करें उसको आप भरपूर करें, छोड़ें नहीं। जब ग्रेजुएट हुआ, बैंक चला गया मामू की वजह से इंस्पायर होके। उस दौरान कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट था, नया 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह सब बंद हो गए थे, कुछ भी नहीं था। सही। और बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, आई वाज द वन हु हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिम।
और अब्बा की शाराना पशाना चलना था। कर तो मैं पहले से ऐसा रहा था कि 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ की ट्यूशन्स पढ़ाता था, ओ लेवल्स और ए लेवल्स को, तो बहुत अच्छे पैसे बनाता था मैं ट्यूशन्स के अंदर, लेकिन जॉब नहीं कर रहा था। तो आई क्विट ऑल ऑफ दैट और मैंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ बैंक। और मामू ने मुझे कुछ कोच किया था और थोड़े से मैंने काम किया। 1.5 साल के अरसे में ही वहाँ पर कुछ ऐसी प्रमोशंस हुई कि मुझे एज एन AVP ऑफ़र हुआ फ्रॉम कैशबेट बैंक। तो बीइंग अ 25-year-old, you know, offered as an AVP, it's a pretty good success story itself. वहाँ की अलग स्टोरीज़ हैं, मैंने वहाँ क्या किया, वहाँ मुझे कितने लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आज भी मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ। एक साहब से आया खान अस्पताल में मुलाकात हुई, वो पथरी का कुछ करवाने आए हुए थे अपना, तो उन्होंने बेगम से तारुफ़ कराया कि इस आदमी की वजह से मैंने MA इकोनॉमिक्स कर लिया था। मैं तो BCom करके वहाँ पर बैठा हुआ था, एंड ही वाज द वन हु वाज सेइंग टू एवरीबॉडी कि मैं MA इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, तुम लोगों को मेरे साथ करना है कर लो। सो खैर बैंक से जब मैं वहाँ मौजूद था, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है आज भी, Rently.pk का ओनर है, ज़ीशान बारे नाम है उसका, बहुत अच्छा इंसान है। उसके वाले से मैं आज तक नहीं मिला, बड़ी ख्वाहिश है। ये लोग दुबई शिफ्ट हो गए। ज़ीशान ने मुझसे कहा शहजाद तुम ये किताब पढ़ो, मुशारका मुदारबा पे तकी उस्मानी साहब की। दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंड हराम एंड हलाल इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके। तो उस किताब का असर मुझ पर ऐसा हुआ कि मैं बैंक के लिए काम करता हूँ, आई एम हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल करियर, और मुझे ख्वाब आ रहा है कि मेरी वालदा मेरे पेट में से गंदगी निकाल रही हैं और कपड़ा पड़ा हुआ है मेरे ऊपर वाइट कलर का, और वो हाथ से निकाल रही हैं और उनको बुरा भी लग रहा है। और मैं हर कुछ अरसे बाद ये ख्वाब देखूँ, अपनी अम्मा को बताऊँ कि अम्मा ये नज़र आ रहा है। तो अम्मा मुझे समझा रही हैं कि पूरा मुल्क देखो IMF के कर्ज़े में है, बग़ैर बैंकिंग सिस्टम के तो कुछ चल नहीं सकता। अपने मामू को देखो कितने सक्सेसफुल हैं, यू आर सक्सेसफुल, जस्ट कंटिन्यू टू डू दिस। शी इज़ नॉट गेटिंग द पॉइंट दैट टाइम। वो बेटे की सिर्फ बेहतरी चाहती हैं। हाँ सही बात है, राइट, एंड शी आपका एंगल उनको नहीं पता ना वो। हाँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट मैंने आपसे कहा ना, मेरी अम्मा बात को मेरी समझें या ना समझें, सपोर्ट मुझे उन्होंने ऐसे किया कि कोई उनको हिला नहीं सकता था। तो एनीवेज़ मैंने अपनी अम्मा से बात की, उन्होंने कहा कि देखो सही है, कोई मसला नहीं, थोड़े दिन में सही हो जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन 5 जो दोस्तों का जिक्र कर रहा हूँ उसमें से एक दोस्त यही सिब्बी सॉफ्ट में एज अ क्यू इंजीनियर काम करता था। ही कॉल्ड मी एंड सेड के यहाँ इंटरव्यू दे दो आके। तो मैंने कहा आई एम प्रीटी सेट, व्हाई वुड आई वर्क फॉर ऐसी इंडस्ट्री में जो कि इतनी फ्रेजाइल हो। ही सेड तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारा हो जाएगा। चैलेंज कर दिया आपको। तो खैर मैं चला गया। आपने कब देखो मैं सूट वूट पहन के चला गया। सही। आई थिंक हमने इस बारे में बात की है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिससे आपको एहसास होता है कि अच्छा मुसलमान क्या होता है। आप अच्छे लोगों से मिले नहीं ना, तो आपको एहसास नहीं होगा कि मुझे किस शक्ल में ढल जाना चाहिए। आई मेट समबडी एट सिब्बी सॉफ्ट, ही इंटरव्यूड मी, और मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। और मैंने बहुत कुछ सीखा उस दौरान, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखी कि इंटरव्यू लेने वाला बड़ा कैसे होता है। ओके। कि जब वो दूसरे आदमी को इतना कंफर्टेबल कराए कि यूर योर सेल्फ रादर देन टेलिंग यू कि मुझे ज़्यादा आता है और तुम्हें नहीं आता। आज भी अगर आप मेरे साथ आके कभी किसी इंटरव्यू में बैठे, आई कैन गारंटी यू उस आदमी को मेरा नाम याद होगा, वो कुछ सीख के जाएगा। और ये मैंने अपने इंटरव्यू से सीखा, उन्हीं से सीखा। नाम इस वजह से नहीं ले रहा मैं, शायद उनको अच्छा ना लगे, काफ़ी सख्त आदमी है लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है। इंटरव्यू हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई कि एक साहब और भी थे उस इंटरव्यू में। उन्होंने मुझसे कुछ उटपटांग किस्म के सवाल किए जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनको लगा कि शायद ये सही सवाल है। तो जब आखिर में सवाल करते हैं कि आपको कोई सवाल करना है, मैंने उनसे पूछा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। उनसे पूछा, सवाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं विजुअल आर्ट्स ये वो। हाँ। मैंने कहा आप तो क्वालिफाई नहीं करते मेरे इंटरव्यू के लिए, आप यहाँ क्यों बैठे हुए। मैंने कहा आपको पता है मैं आपका बॉस होऊंगा। मैंने कहा अच्छा, वो तो उस वक्त होंगे ना जब मैं एक्सेप्ट करूँगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
मैंने सिबिस ऑफ ज्वाइन कर लिया। और ये वो सुन रहे थे बेटे, वो सुन रहे थे एंड ही वाज स्माइलिंग, राइट, ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 5 साल के बाद विद इन 5 years आई वाज प्रमोटेड एज डायरेक्टर, एज अ वेरी यंग डायरेक्टर एट नॉर्थ स्टार। और फिर मैंने उनको फायर किया, जिन साहब ने मुझे हायर किया था, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इश्यूज। ओके, ये सारी बात बताने का मकसद ना एरोगेंस नहीं है, फैक्ट। बिल्कुल, ये वो रूल्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं भी उस तरह से सोच सकता था कि मैं एहसानमंद हूँ उस आदमी का, इस आदमी ने मुझे नौकरी दी, एज इफ़ के राज़िक वो है। हम तो सिर्फ कशकोल है ना, सुराख वाले, जिसमें से गुजर रहा है, बस गंदगी नहीं होगी, सब कुछ बह रहा है, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम वी फॉरगेट कि हमारा रोल क्या है, हमारी जगह क्या है। क्लैरिटी ऑफ थाट्स होना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर इस पूरी एक्सरसाइज में उन्होंने भी कुछ सीखा होगा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। नॉर्थ स्टार पहुँचे तो उसके बाद ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि नॉर्थ स्टार ने हायर इस तरह से किया कि बिल्कुल स्टार्टअप था, नए नए बिल्कुल टीम थी। इन्होंने कहा हम तो उनको पे कर देंगे तुम्हारे बैंक को जो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, विल पे फॉर यू नो योर ट्रांजिशन हियर। और फिर वहाँ से आप समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी अपसाइड डाउन चेंज हो गई, मतलब डे एंड नाइट का डिफरेंस आ गया। विद इन 6-7 महीने इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका चला जाऊँ। H1B प्रोग्राम जो होता है उसके ऊपर मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने से पहले मैंने अपने नाना से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अब शादी कर देनी चाहिए। बड़ी बहन घर में मौजूद थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो नाना का निवाला यहाँ था, दोपहर के खाने पे यहीं रह गया। लेकिन घर में कल्चर ऐसे ही था कि जो बात है उसके बारे में बात की जाए। सही है। बाद में मेरी अम्मा ने मुझसे कहा कि ये तुमने क्या बात कर ली। मैंने कहा भाई और किससे करेंगे। सही है। पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, तो मैं अमेरिका भी जाने वाला हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो अम्मा को समझ में तो आ गई थी बात कि लड़का अगर गया तो कोई ब्लॉन्डी लेकर आ जाएगा, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने से पहले इन्होंने मेरा निकाह किया एक जगह, रुखसती नहीं की, बड़ा जुल्म किया मेरे पे, और मैं अमेरिका चला गया। 9 महीने बाद ही वापस आया, बेगम को लिया, चला गया। फिर उसके बाद से आज तक वहीं सेटल रहे। सही, ज़बरदस्त। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया, असल में आपके 2-3 चीज़ें जो मैं नोट की, एक तो पेरेंटल इन्फ्लुएंस, सही है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, दूसरा पर्सनल बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आजकल देख रहा हूँ कि अच्छा, मैं जब इस तरह की बातें सुनता हूँ ना, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि यार ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी सुनने में आ रही है ना, वो ये पर्सनल बाउंड्रीज़ और वैल्यू सिस्टम ना होने के बराबर है, और इनको प्रमोट भी नहीं किया जाता। और अगर कोई एक, जिसे हम गंदा अंडा कहते हैं, घर में निकल आए तो उसके ख़िलाफ़ लोग भी हो जाते हैं, सोसाइटी भी हो जाती है, पड़ोस से लोग बोलना शुरू कर देते हैं, सही, कोलीग्स उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो आप नहीं समझते कि आपके जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है उस वैल्यू सिस्टम और ड्राइंग द बाउंड्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और हाउ डू यू प्रैक्टिस इट विद योर किड्स और योर फैमिली? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक अम्मा अब्बा ने सारी ज़िंदगी सिर्फ इस बात पे लगाई कि हम कामयाब हो जाएं। ऑब्वियसली उस कामयाबी की जो डेफिनेशन उनके दिमाग में थी और आज जो मेरे दिमाग में है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। मेरे वालिदैन के लिए कामयाबी की डेफिनेशन ये थी कि ज़िंदगी में पढ़ लिख लो और बड़े आदमी बन जाओ। अच्छा, वो जो गंदे अंडे का जिक्र किया ना आपने, वो गंदा अंडा मैं ही हूँ। जिस बैकग्राउंड से मेरा ददियाल और ननियाल है, उसमें बड़े आदमी का मतलब होता है कि जो दूसरे लोगों के काम आता है। मेरे दादा एक ज़माने में यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, उनकी 200 यूनियंस को रिप्रेजेंट करते थे एट नो कॉस्ट। कोई नौकरी नहीं थी उनके पास, बट ही वाज जस्ट अ गाय हु न्यू हाउ टू टेक देयर केसेस इन द कोर्ट, एंड ही वाज एन इलिटरेट मैन विदाउट एनी इंसेंटिव. Without any incentive. He was just doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Achha. Even though he was not a practicing guy who would, pray 5 times a day and all of that. Achha. But he believed in helping human beings. इसी तरह से अगर मैं अपने अम्मा का जहाँ घर में था मामला, जहाँ वो पली बड़ी हैं, अपनी वो जो जिनको मैं नानी कह रहा हूँ, वो मेरी अम्मा की चच्ची होती थी, मामी होती थी। अपने मामू के घर में मेरी अम्मी की जो है वो परवरिश हुई थी। तो वो कराची कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन उनका हॉबी क्या थी? उनकी हॉबी ये थी कि वो हैदराबाद सिंध जाएंगी, किसी खातून को लेकर आएंगी जिन पर तेज़ाब फेंक गया, किसी ने पिटाई कर दी, कुछ जला दिया,
उसको यहाँ ला के एम्पावर करेंगी. जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाएगी कि वो पढ़ लिख ले, वो सिलाई कढ़ाई कर सके, शी इज़ द प्रोजेक्ट. जब वो सेटल हो जाएगी तो फिर वो हो जाएंगी, फिर उसी को पढ़ के ले आएंगी. अच्छा. सो दैट्स अ काइंड ऑफ पीपल आई वाज सराउंडेड बाय. तो गंदा अंडा किस हवाले से मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है जब पढ़ाई ख़त्म हुई मैंने नाना से जिक्र किया कि मेरी फ़लाँ जगह सिफारिश कर दें, बड़ी मुश्किल से काम है उनसे, तो मुस्कुराए. सिफारिश तो वो बिल्कुल नहीं करते, बहुत उसूल पसंद थे. तो मैंने उन्होंने कहा मसला क्या है. मैंने कहा मैं चाहता हूँ पैसे इतने सारे हों कि दोनों जेबें ना भरी हुई हों. As simple as that. As simple as that, right? तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे जाओ इंटरव्यू दो जाके. खैर उन्होंने कॉल भी की. जिन साहब को कॉल की ना वो बैंक में मेरे से मिलने आ गए. कहने लगे तुम्हें बताया तुमने क्या किया है. मैंने कहा मुझे नहीं पता. अब वो बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव थे यूनियन बैंक के अंदर जहाँ मेरी जॉब थी. उन्होंने कहा तुमने एक ऐसे आदमी से कॉल करवाई है मुझे जो ज़िंदगी में कभी किसी की सिफारिश नहीं करेगा, और उसने मुझसे सिर्फ ये बताया कि तुम उसके नवासे हो और यहाँ पर तुम आजकल ट्रेनी हो. कहने लगा आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना अपने नाना के साथ. बहुत बड़ा काम करा लिया तुमने. तो मुझे इस बात का ना एहसास नहीं था कि गंदा अंडा एक्चुअली मैं हूँ. बड़ा आदमी जो बनने की बात कर रहे हैं वो लोगों की खिदमत करने की बात कर रहे हैं. ये सारा जो मेरी ज़िंदगी में या मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आया है ये अमेरिका जाके आया है. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट इंटरव्यू व्हेन आई सॉ वेरी एजुकेटेड, वेरी यंग, very composed Muslim who was born in Pakistan but raised in US, lived most of his life in US, and he's doing a business in US, and who took my interview. That was my turning point, and I was like, this is how I would like to be. Okay. अब मेरी जो पूरी थिंकिंग थी वो चेंज होना शुरू हुई when I actually landed in US, because जब आप यहाँ से जाते हैं ना तो आप सोचते हैं मुसलमान लोग हैं आप, और आपको अल्लाह ने भेजा है कि बाकी लोगों को मुसलमान कर दें, हम भी वहाँ जाएंगे लोगों को मुसलमान कर देंगे. तो मैं अपने बारे में कहता हूँ वहाँ जाके मैं ख़ुद मुसलमान हो गया. मैंने रियलाइज़ कि इंसान की बात की कितनी वैल्यू है. झूठ कितना इम्पॉर्टेंट है ना बोलना. मुझे तो उस हदीस के बारे में भी नहीं पता था जब साहब कराम ने पूछा कि इन तीनों गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, जिसमें एक था चोरी, एक था झूठ, एक था ज़िना. रसूल ने फरमाया झूठ. इस माशरे में, जिस माशरे में मैं पला बड़ा हूँ, उसमें तो मैं ज़िना को सबसे बड़ा झूठ बोलता. सबसे बड़ा गुनाह मैं समझता कि वो ज़िना है. उसके बाद कहता कि शायद चोरी है, फिर कहता झूठ है. बिल्कुल सही. झूठ तो रच बस किया है. सही कह रहा आप. तो रियलाइज़ किया मैंने कि उस माशरे में झूठ नहीं है. लोग झूठ नहीं बोलते, लोग एक दूसरे के साथ टोन नहीं लगाते. तो ये वो वैल्यू सिस्टम था जिसकी वजह से मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं. देन आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द राउट ऑफ रीडिंग. And obviously when you have time, when you have money, when you don't have issues with electricity and all of that, right? पानी का मसला नहीं है आपको, तो फिर आपके पास वक्त है. तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि I end up meeting a lot of good people. Now, very good names like Numan Ali Khan, right? तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि यही ग्रुप, जिस ग्रुप का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं नॉस्टार H1B प्रोग्राम पे चला गया, जब मेरे बेटे की पैदाइश नहीं हुई थी तो उस वक्त they were thinking about building a Islamic school, because Atlanta जहाँ मैं रहता हूँ जॉर्जिया में, वहाँ कोई इस्लामिक स्कूल हमारे घर के करीब में नहीं था. and they were planning. So I joined these guys and I saw कि struggle क्या है. I also served as a board member for that school. सही. लेकिन obviously foundation किसी और की थी, idea किसी और का था, but I saw the struggle. नुमान अली ख़ान वहाँ पर आए और उन्होंने आके छोटा सा एक लेक्चर दिया जिसमें हम ज़मीन में बैठे हुए थे, एंड nobody knew नुमान अली ख़ान back then. मैं भी मिला एक स्कॉलर से, मुस्लिम स्कॉलर से, यंग स्कॉलर से, जिसका अपना बैकग्राउंड जो है वो ये है कि at one point he did not believe in God. सही. नुमान अली ख़ान did not believe in God. हालांकि उनकी रूट्स पाकिस्तानी रूट्स हैं, right? He was born here, then he went to US, and then now माशाल्लाह जो लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ कुरान है उसके ऊपर उनकी बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है, एंड ही सेल्फ टॉट. अच्छा, उसी ग्रुप से इन्होंने बैना इंस्टीट्यूट बनाया,
राइट, और फिर उसके अंदर और जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलर्स हैं, अब्दुल नासिर झंगड़ा हैं, इनको सुनने का, इनके साथ बैठने का मौका मिला। अमेरिका में जाके एक सबसे बड़ी चीज़ अच्छी ये हुई कि मुझे जो अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं जो इस्लाम को पढ़ रहे हैं उनसे बात करने का मौका मिला। अच्छा, देसी मेंटालिटी कह लीजिए, पता नहीं क्या कह लीजिए, कि उर्दू बोलने वाला मौलवी और अंग्रेज़ी बोलने वाले मौलवी में मुझे अंग्रेज़ी बोलने वाला मौलवी अट्रैक्ट करता था। खुतबे मुझे अच्छे लगने लगे जुम्मे के, मुझे लगता था मैं एनर्जाइज होकर आ रहा हूँ। मैं डिविएट नहीं कर रहा आपके सवाल से, इफ़ यू आर थिंकिंग के बच्चों में आपने कहा कि क्या इनकलकेट करना चाहते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जब मेरे बड़े बेटे की पैदाइश नहीं हुई तो मेरी बेगम और मैंने फ़ैसला ये किया कि हमें बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत नहीं, अपने पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस वजह से मैं सबसे हमेशा जब भी मौका मिलता है मुझे क्रेडिट देता हूँ अपनी बेगम को कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट मैरिड टू माय वाइफ इज़ बिकॉज आई सॉ दीन इन हर, और दैट वाज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग इन मी, और आई वुड से that was a huge part where I needed improvement. And that's what I saw in her, apart from her beauty, apart from her innocence, you know, all of that. Good character, good family, all of that. तो जब हमने उस पर मेहनत करना शुरू की तो मैंने कुछ कोर्सेज़ करना शुरू कर दिए इसी तरह से, ऑनलाइन कोर्सेज़, बैना के तौहीद पे कोर्स किया। सही, राइट। बेगम ने जो है वो तजवीद का, कुरान का कोर्स करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से शी हैज़ इजाज़ा फ्रॉम मदीना यूनिवर्सिटी, और बच्चों की तजवीद बहुत ज़बरदस्त है। मेरी तजवीद थोड़ी बहुत बेहतर है कुरान की, वो इसी वजह से। लेकिन मुझे लगा ये कि उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो गई, हमारा कुरान दुरुस्त हो गया, तो हमारा छोटा सा बच्चा भी नमाज़ पढ़ रहा था, उसका कुरान भी बेहतर था। तो मुझे लगता है ये कि जो वालिदैन ने करना होता है ना, वो ये करना होता है कि अपने ऊपर मेहनत करनी होती है। बच्चा जो है वो सबसे बड़ा बंदर है, उसने सिर्फ कॉपी करनी है। हाँ, सही बात। यू आर एक्चुअली मेकिंग अ कॉपी ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसे, राइट। हम पड़ जाते हैं इस चक्कर में कि तुम सीधे हो जाओ, मेरे तो नंबर नहीं आए थे, तुम्हारे आ जाने चाहिए। सही कहा। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली ना कि ये अच्छा, ये ना एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने भी देखी है लोगों को, कि इतना ज़्यादा दीन से करीबी मैंने यहाँ पे लोगों की नहीं देखी, या फिर जो लोग दीन से करीब होते हैं ना वो कहीं प्रिटेंशियस होते हैं। ऑब्जर्वेशन है मेरी, एक पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे पता है कि यार अगर इसने ऐसी बात कर दी है कर दी, लेकिन उस माशरे में रहते हुए, वहाँ रहते हुए, चाहे वो यूएस का कोई भी एरिया हो, कनाडा हो, ज़्यादातर मेरे भी कुछ कज़न्स हैं, बट उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ हो भी नहीं सकती थी। तो ये जो रीज़न है जो आपने मुझे झूठ वाली चीज़ बताया ना, नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, कि यहाँ पे वो सही बात है, यहाँ पे हम बेसिकली शर्म व हया को पहले रखते हैं। हमें कहते हैं भाई जना फॉर एग्जांपल डेटिंग करते हुए देख लिया कि जो तौबा तौबा टैबू है, ठीक है, उसके बाद चोरी हो भाई, एम्बेजलमेंट वगैरह, लेकिन इन दोनों की शुरुआत जो होती है वो बेसिकली झूठ से होती है। और झूठ तो हमारे नॉर्मल है, वो तो जितना चीता है आदमी जितना झूठ अच्छा बोल सकता है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे मैंने एक मौलवी साहब पे ट्रस्ट किया किसी वजह से, और बाद में उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं निकला, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलती हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है जब आप इस माशरे में जहाँ आपको इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, जो सर्वाइवल के इश्यूज़ का फ़िक्र नहीं है, तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा इनग्रेंड हो जाती है। डोंट यू थिंक सो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल ही की बात है, मैं राउंड पे निकला, हमारे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनके साथ। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि राउंड क्यों किया जाता है ऑफिस के अंदर। तो खैर बात हो रही थी कुछ इस तरह से कि उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं वो लंच पे गए हुए हैं। तो जब मैं लंच के लिए कैफेटेरिया गया तो मैं देखा वहाँ पर भी लोग नहीं थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज लोग वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा नाराज़ होने लगे, बताने लगे, कहने लगे कि लोग जो है कह देते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई काम नहीं करता। तो मैं उनको अब सिर्फ अपनी मिसाल से बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि मैं वही शहजाद हूँ जो कराची में अगर सड़क पे किसी किस्म की गाड़ी का कुछ रोड रेज हो जाए तो आई वुडंट शाई फाइटिंग हैंड टू हैंड विद समबडी, बिकॉज दैट्स अ सर्वाइवल स्किल यू लर्न व्हेन यू आर लिविंग इन कराची, है ना। लेकिन अभी जो है मेरा दिल धक धक करने लगता है, मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझसे खुदा न खास्ता इतनी किसी को चोट लग जाए कि कुछ हाथ पांव टूट जाए, मर जाए कोई आदमी। आई एम वेरी केयरफुल। बट मैं वही आदमी हूँ जो अमेरिका जाके बड़े तमीज़ से गाड़ी चलाता हूँ, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर ज़्यादा अरसे में कराची में रहूँगा तो वापस से वो रंग आ जाएगा। तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, खुद ड्राइव भी नहीं करता इसी वजह से।
लेकिन है ऐसा कि मैं काले से सफ़ेद नहीं हो सकता, मैं काले से ग्रे तो हो सकता। सही है, सही है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि वो जो एनवायरनमेंट है ना हाँ, फहद, वो बड़ा मैटर करता है। मेरे जैसे काले दिल का इंसान अगर एक अच्छे साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में चला जाएगा, उसका दिल ग्रे हो जाएगा। और एक सफ़ेद दिल का इंसान आप एक ख़राब माहौल में डाल दें, उसके अंदर भी रंग आ जाएगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। मैंने जब ये कुछ कोचिंग के कुछ कोर्सेज किए थे तो एक प्रोपोजिशन था, आई केम अक्रॉस दैट। उसने कहा था कि उसमें लिखा था कि पीपल एक्चुअली आस्क अबाउट चेंजिंग योर थाट्स, कि यार सोच चेंज करो, नेगेटिव बहुत हो, पॉजिटिव सोचो, बट थाट्स आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट फर्स्ट। ठीक है, बहुत दफ़ा लोग घरों के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर स्टक होते हैं। ठीक है, अब सोच चेंज नहीं होगी जब तक आपके इर्द गिर्द के लोगों की सोच चेंज नहीं होगी। लोग करियर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन मशवरे किन से कर रहे हैं जिन्होंने कभी करियर स्विच नहीं किया। सही बेगम से पूछ के बताता हूँ। बेगम से पूछ के बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक बंदा है, उसने मुझसे एक कोचिंग का, उसने कहा कि यार मुझे कुछ करियर काउंसलिंग पे बात करनी है आपसे और कुछ फिटनेस की कोचिंग वगैरह बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, खैर उससे रेट्स वेट्स तय हुए। मैंने कहा ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, कुछ सेशन हमने डिसाइड किए। फिर कहता है कि यार आई हैव चेंज माई माइंड। जब मैंने उसको फॉलो अप किया तो मैंने क्या रीज़न था, तो उसने कहा वो असल में मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और मैंने बेगम से ही बात की। उन्होंने कहा यार इतना ख़र्चा तुम करोगे और फिर ये भी ख़र्चे हैं, वो भी ख़र्चे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इससे बेहतर तो तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो मैंने उससे एक छोटी सी बात की, ही वॉज डम फाउंडेड। मैंने कहा व्हाट इज़ देयर अथॉरिटी, क्या वो इस फील्ड में माहिर हैं दूसरों को कोच करने के लिए, बताने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? वो खुद किधर है? थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा मुझे कि मैं उससे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो वाली आप वाली बात ना कि आपकी अथॉरिटी क्या है, मैं उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। सही बात है। तो मैंने कहा क्या कभी अम्मा अब्बा ने अपने हेल्थ पे काम किया, कभी तुमने देखा है जिम गए हो या क्लीन खाया? बोले नहीं। तो मैंने कभी बेगम को चेक किया? बोले नहीं। मैंने कहा कभी करियर स्विच किया? तुम बेसिकली कह रहे हो कि 9 to 5 से मुझे स्विच करना है, आई नीड सम हेल्प, सम काउंसलिंग। तो किसी ने ख़ानदान में किया है? उन दोनों तीनों लोगों में से कह रहे नहीं। तो मैंने क्या क्यों कर रहे हो ये हरकतें? तो वही, जिन लोगों से आप सराउंडेड हैं, आप बेसिकली उन्हीं पे इक्तफा कर रहे हैं। बिल्कुल तो सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और अफाद, ये बात मैंने आपसे कई दफ़ा कही है कि अल्लाह ने मुझे बहुत सलाहियतें दी हैं यकीनन, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने ना कोई थॉट्स नहीं है। हर चीज़ मैंने किसी से सीखी है, हाँ, या तो मैंने पढ़ी है या सबकॉन्शियसली मैंने कहीं सुनी, देखी, ऑब्ज़र्व की। तो जब भी मैं ऐसा की बात सुनता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान और हदीस, जिस पे मुझे कोई अबूर हासिल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, उससे कुछ रिलेट कर सकूँ। जैसे रसूल की हदीस है कि अगर माल में कमी है तो जगह बदलो, राइट। आप देखें एनवायरनमेंट इतना मैटर करता है आपके लिए कि जब आप अपनी जगह बदलते हैं तो आपके मामला डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रगल आपने नॉर्म से हट के सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कराची के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, कराची में ये मसला है, कराची में वो मसला है, कराची में मसला है। कहता हूँ कराची छोड़ के चले जाओ। हाँ सही बात। और बहुत सारे लोग गए भी हैं, राइट। कराची के अलावा बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़, कराची ही तो पाकिस्तान का नाम नहीं है, राइट। और मैंने देखा है कि वो सेटल हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग ऐसा है, भी थोड़े दिन पहले मैं ख़ुद भी सोच रहा था अपने लिए कि मैं लाहौर सोचता हूँ, और इत्तेफाक ऐसा, उसी दिन मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया, वो लाहौर से इंटरव्यू कर रहा था और वो कह रहा था यहाँ फॉग का बड़ा मसला है, मैं सोच रहा हूँ मैं कराची में हूँ। कोई कहीं खुश नहीं है। सही बात है। अब आप सोच रहे हैं मैं अमेरिका से लाहौर मूव करने की बात कर रहा हूँ। सही है। और वो बेचारा लाहौर से कराची मूव करने की बात कर रहा है। तो ऐसे ही है कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। और ये चीज़ हमने कोशिश की कि अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो वर्क कल्चर है हमारा, उसमें भी ये चीज़ हम डालें कि आप एक सेफ्टी सर्कल बनाएं और हर आदमी उस सेफ्टी सर्कल का हिस्सा फील करे। तो वो कैसे किया जाता है? आपको पता है कि मैं पिछले 20 साल से अमेरिका में जो हमारा अटलांटा में ऑफिस है वहीं बेस करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, वहीं से करता हूँ, सब कुछ वहीं से होता है। लेकिन स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, रूट्स भी यहीं पर हैं, टीम यहाँ पर तकरीबन 500 लोगों की टीम बन चुकी है। तो आई स्टार्टेड दिस न्यू रोल लास्ट ईयर अक्टूबर, और फिर मैं ज़्यादा अरसे पाकिस्तान में गुजारा था इन लोगों के साथ। सो बट आई रियलाइज़ कि वो जो हमारे जो हमने कल्चर बिल्ड किया था वो ख़त्म हो गया, लोगों को नहीं समझ में आ रहा। आई टेल यू व्हाट हैपेंड।
आपको तो ये बात पता ही है कि इंस्टीट्यूशन और मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। इंस्टीट्यूशन क्या पढ़ा रहा है, मार्केट क्या मांग रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, आप ग्रेजुएट अच्छे लड़के को लेकर आ गए इवैल्यूएट करके, इंटरव्यू करके, उसने भी जान मारी और एक्सेल कर लिया। लेट्स से एक प्रोग्रामर की बात करते हैं कि एक प्रोग्रामर है, उसको आपने हायर किया, फास्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, बहुत अच्छा प्रोग्रामर, उसने बहुत अच्छा काम किया, 2 साल हमारे साथ काम किया और उसको हमने प्रमोट कर दिया। हमने प्रमोट क्या किया, हमने उसको मैनेजर बना दिया। अच्छा, उसकी टीम से आप पूछें, वो आपको बताएगा कि ये जो मैनेजर है ना, बड़ा माइक्रो मैनेज करता है। देखिए, आप बड़े आराम से किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, लेबल कर दें, राइट, दैट्स द ईजिएस्ट थिंग। बिल्कुल ऐसे ही। सवाल करें ऐसा हो क्यों रहा है, चलो एक के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, ये सारे के सारे ही बिगड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट आई रियलाइज कि जो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं जिनको आपने प्रमोट किया, तो जो माइंडसेट था ना कि आई वाज डूइंग इट एंड नाउ आई हैव टू गेट इट डन बाय समबडी एल्स, वो माइंडसेट ही नहीं हुआ उसका। उसको खुद बेहतरीन करना आता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी बेहतरीन करोगे, तो माइक्रो मैनेज कर रहा है। सो फ्रॉम डूइंग टू मैनेजिंग जो ट्रांजिशन है ना, ये उसको किसी ने कोच ही नहीं किया। सही बात है। और यही तो कोच था, आपने उसको प्रमोट किया उस पोजीशन के लिए जिसकी उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ही वेंट टू फास्ट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस, ही इज़ अ गुड प्रोग्रामर, बिल्कुल। ही डिड नॉट गो टू एनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टू लर्न हाउ टू मैनेज। बिल्कुल। फिर लीडरशिप में आप सवाल करें लोगों से, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अभी कल ही मैंने एक साहब को इंटरव्यू किया, बहुत सीनियर इंडिविजुअल, बहुत बड़ी बॉटलिंग कंपनी है पाकिस्तान में, उसके सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड रह चुके हैं वो, बहुत फाइन इंडिविजुअल। लेकिन सवाल किया मैंने, बेसिक सवाल, व्हाट इज़ लीडरशिप, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो लीडरशिप का जवाब था उन्होंने दिया। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं कि लीडरशिप में आप लोगों के रिस्पॉन्सिबल हैं या आप काम के रिस्पॉन्सिबल हैं? उन्होंने कहा दोनों के। मैंने कहा ठीक है, कहने के आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा देखिए, रिलेशनशिप बेस करता है नीड पे। आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या है, ये जॉब जिस इंटरव्यू के लिए आप आए। बिल्कुल। मेरी बेगम से जो रिलेशनशिप है वो एक नीड की बेसिस पे, मेरे दोस्तों की, हर रिलेशनशिप एक नीड की बेसिस पे है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नीड की बेसिस है। नीड क्या है, आपको पैसे चाहिए, मुझे काम चाहिए, ये नीड है। इसकी क्लैरिटी आपको कहते हैं, हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा लीडरशिप में आप लोगों के रिस्पॉन्सिबल हैं और लोग काम के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है, काम का रिलेशनशिप है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट यू आर हेयर टू सपोर्ट देम, प्रोवाइड देम द सपोर्ट दे आर लुकिंग फॉर। उनको वो इन्वायरमेंट दें जहाँ वो एक्सेल कर सकें। अब अगर आप इस बात की फिक्र करेंगे कि तुम काम कैसे कर रहे हो, काम तो वो कर रहा है ना। सही बात। आप एक छोटे से बच्चे को बोलेंगे गिलास उठा के वहाँ रख दो, जैसे आप उठा के रखेंगे वो बच्चा वैसे उठा के नहीं रखेगा। बिल्कुल। व्हाई आर यू वरीड अबाउट दैट? वाह, ये बहुत बड़ा मसला है, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ तो काफ़ी सारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कैमरे लगे हुए हैं, क्यूबिकल्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत गंदी तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट होती है। और मसला यही है, अब मैंने काफ़ी अच्छे ब्राइट इंडिविजुअल्स को देखा है जो कि दूसरे लोगों से काम नहीं ले पाते सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं जैसा मैं करती हूँ या करता हूँ उसी प्रिसीजन से वो करे। सेम इज़ द केस इन हाउस होल्ड्स एज वेल, कि जैसे मैंने किया था, मेरे भी आगे आने वाली औलाद या मेरी बहू वैसे ही करे जैसे मैं करती हूँ या करती थी। घरों पे भी वही चीज़ है, ऑफिस में भी वही चीज़ चल रही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के घरों में बॉसेस हैं, उस तरह बाहर ही बॉसेस हैं। तो ये प्रिसीजन जो है ना, मेरा ख्याल से ये लीडरशिप वो वाली चीज़ है कि यार आपने बड़ी प्यारी बात की कि लोगों की जिम्मेदारी लो और उनको उनके काम उनके तरीके से करने दो। बस मेक श्योर काम वो सही से कर लें, लेकिन कोचिंग आपका काम है। गोल्स आप डिफाइन कर दें, गोल्स आप डिफाइन कर दें। कभी आप मेरे ऑफिस में आए ना तो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है लीडरशिप इज सैक्रिफाइसिंग योर्स ओवर देयर्स। आप देखें यहाँ से वहाँ तक जितने भी मैनेजर्स हैं वो अपने टीम मेंबर्स को रगड़ा लगा देते हैं, खुद आराम करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। लीडरशिप तो उल्टी है ना। सही बात है। लीडरशिप इज़ सैक्रिफाइसिंग योर्स ओवर देयर्स। अगर बारिश हो रही है तो मैनेजर को आ जाना चाहिए, टीम मेंबर को कहना चाहिए कि तुम चलो थोड़ी देर में आ जाना। मैं आपको बताता हूँ, फर्लो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो इसकी बेसिस क्या थी। फर्लो का कॉन्सेप्ट ये है कि आप फोर्सफुली एम्प्लॉय से कहते हैं आप छुट्टी पे चले जाएं और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। पर इसकी फाउंडेशन देखें आप क्या है, बिकॉज दिस इज़ अ वोकैबुलरी आई यूज़ ऑल द टाइम दैट वी बिलीव इन
हार्ट काउंट्स, वी डोंट बिलीव इन हेड काउंट्स, राइट? एज अ लीडर अगर आप इस तरह से ना सोचें तो आप लोगों को क्या सोचेंगे? लोगों को देखेंगे एज अ डॉलर नंबर, इसको मैं इतना पे करता हूँ, उसको इतना पे करता हूँ, ये कितना कमाता है, वो कितना कमाता है, राइट? बट इफ़ यू थिंक अबाउट व्हेन यू आर हायरिंग समबडी, यू आर सो हैप्पी टू हायर एनीवन, and when you're firing somebody, you're depressed. You don't feel good when you're firing somebody. Why? Because you know कि ये जो heart है ना आज gloomy है, ये जो heart है ना आज ये खुश है. तो फर्लो प्रोग्राम ऐसे शुरू हुआ कि एक मैनेजर से कहा गया कि भाई आप टीम का साइज़ कम कर दें बिकॉज वी डोंट हैव बिजनेस, एंड ही बिलीव्ड इन हार्ट काउंट्स नॉट द हेड काउंट्स. ही वेंट बैक टू हिज टीम एंड ही सेड कि भाई अनफॉर्चुनेटली बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है, अगर हम 12 लोगों की टीम है तो हमें इसको साइज़ 11 पे करना होगा, बट आई रियली डोंट वांट टू डू दिस. तो वन ऑफ द आइडियाज रोल्ड आउट बिटवीन ऑल ऑफ देम इज़ कि ऐसा करते हैं हम लोग सारे लोग 12 लोग ही काम करेंगे लेकिन 11 महीने करते हैं, 1 महीने हम बग़ैर तनख्वाह के छुट्टी पे चले जाते हैं. सम पीपल साइड मेरी तनख्वाह तुमसे ज़्यादा है, मैं 30 के बजाय 40 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूँ, तुम 30 के बजाय 20 दिन चले जाना. And they survived that difficult time because you believed in heart counts, not the head counts. This is how actually furlough came into being. That's how furlough came into being. और आप ये सोचिए कि ये कितनी मरतबा होता है मैं एक हाई पोटेंशियल हाई इंडिविजुअल को अपनी टीम में लेकर आते हैं और उसके बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद इवैल्यूएशन होती है और कहा जाता है कि ये आदमी नहीं चल रहा. कोई आदमी मैनेजर से सवाल करे कि तुमने ये 9 महीने में इस आदमी का क्या बेड़ा गर्क किया है जिसकी वजह से यहाँ पहुँच गया है. या हो सकता है उस 9 महीने में उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हों, हो सकता है शादी हो गई हो जो तुम्हें नहीं पता, हो सकता है घर में कोई बीमार हो गया हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, अपने कोई रिलेशनशिप में मसला हो गया हो. डिड यू एवर आस्क दैट पर्सन कि भाई हुआ क्या है? जब हमने तुम्हें हायर किया था तो तुम इतने शानदार आदमी थे, अभी क्या हुआ तुम्हें? नोबडी, राइट? बिकॉज यू थिंकिंग अबाउट हेड काउंट नॉट एन हार्ट काउंट. तो ये वैल्यू सिस्टम्स ही हैं, राइट? दीन से आप उसको जोड़ लीजिए, रिस्क से जोड़ लीजिए, ठीक है? कामयाबी की मिसाल मैंने आपसे कही थी ना, मेरी अपनी डेफिनेशन जो कामयाबी की है वो डिफरेंट है जबकि जो मेरे वालिदैन की थी, राइट? तो वो उसकी डेफिनेशन इसी तरह से है कि जब आप नमाज में पढ़ते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, बस कामयाबी की डेफिनेशन यही है. या सूरह असर में ही है कि ये 4 चीज़ें करना लाजमी है, राइट? वरना खसारे में हो. तो एज लॉन्ग एज गोल रिवर्स इंजीनियर नहीं कर रहे आप, तो जो भी कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं, राइट? एंड लाइक आई सेड कि अगर आपने गोल डिफाइन किया अपने बच्चों का कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सदका जारिया बने, दैट्स व्हाट माय गोल इज़, मेरा बच्चा सालिहीन में से हो. अब रिवर्स इंजीनियर करेंगे ना कि भाई क्या इंकलकेट करना है उसको. हाँ, मुझे बच्चे को भेजना कहाँ है? आप किसी से भी बात कर लें आज, वो कहेगा मुझे बच्चे को MIT भेजना है, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है. ठीक है, अभी थोड़ी बुढ़ी हड्डियाँ तुम्हारी जब जवाब देंगी और तुम बिस्तर पे पड़े हुए होगे और सोच रहे होगे कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि पीछे क्या छोड़ा मैंने, माल तो काम नहीं आया, नेक अमाल ख़त्म हो गए, आखिर में नेक औलाद ही काम आती है. सही बात, बिल्कुल, राइट? तो रिवर्स इंजीनियर करें अपने हर चीज़ को, चाहे जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों का मामला है. तो कामयाबी मेरी नज़र में आज की डेफिनेशन कुछ और है अमेरिका जाने के बाद, राइट? और कभी कभार मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि तुम्हारा पेट भर गया है. मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है. मैंने भी कुछ स्टूडेंट्स को मशवरा नहीं दिया था कि तुम गैस स्टेशन पे अमेरिका में काम नहीं करो बिकॉज़ यहाँ पर शराब बेची जाती है. मैंने भी ये किया था कि उनको वहाँ से निकाल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल के उनको प्रोग्रामर बनाया था. और जब उनकी प्रोग्रामिंग की जॉब शुरू हुई तो उनको ये बात बताई कि ये चीज़ बेचना, ट्रांसपोर्ट करना, पीना, हर चीज़ मना है, तो नहीं करना ये. पहले भी बता सकता था ना, उसका दिल ही टूटता, दिल में यही सोचता ये तो अपनी फराटे भरती हुई गाड़ी में आते हैं, ठीक है, और हमें मशवरा दे के चले गए, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ. हाँ, लेकिन आपने वैल्यू ऐड करके बताया. वैल्यू ऐड कर दिया. आपने जो इन्वायरमेंट चेंज करने वाली बात की ना, असल में होता ये है कि हमारा एक्सपोजर नहीं है ज़्यादा. आपका एक्सपोजर इंक्रीज़ हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो गई. वो ये ना, कुएं का मेंढक को अगर फेंका जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी ऐसी कंपनी में काम करता था, फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल में गया तो मुझे पता चला कि यार सिस्टम्स क्या होते हैं,
मुझे पता चला कि यार सेठ फ़ौरन आप सेठ को फ़ोन लगाते थे, बात करते थे, लेकिन अब आप तकरीबन कोई 10 गुना ऊपर सेठ बैठा होता है, आपका जो बॉस है वो सब कुछ है और आपको उसी को पैंडर करना है, कुछ करना है। फिर वो वहाँ की पॉलिटिक्स अलग थी। फिर आपको पता चलता है कि यार किसकी डोर किसने संभाली हुई है, गेट कीपर्स कौन है, सब कुछ है। और दूसरी आपने बात की कि कराची वाली बात मुझे याद आई जब आप बात कर रहे थे ना। कराची का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में चेंज हुआ व्हेन 2015 मैं मैटको फूड्स फलक राइस के लिए काम करता था, तो साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा एक, तो जोहान्सबर्ग गया मैं। तो ये जोहान्सबर्ग में जाके और घुसते ही होटल में उन्होंने कह दिया 4 बजे के बाद अगर आप बाहर गए तो आपकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है और ना किसी की है यहाँ पे ना। तो मैंने कहा ये क्या सीन है। तो वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि भाई जहाँ भी जाओ मुझे बताना, होटल के गेट पे आऊँगा, गेट से उठाऊँगा, मैं खुद छोड़ूंगा, निकलना नहीं बाहर। तो 1-2 दिन में पता चल गया कि भाई वो वहाँ पहले मारते हैं बाद में छीनते हैं। तो मुझे यहाँ के जो डकैत हैं ना वो कहीं ज़्यादा मासूम लगने लगे उनके हवाले से, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जब छीना था 2004 में, उसके बाद से अभी तक 3-4 दफ़ा स्नैचिंग हो चुकी है मेरी, मतलब 20 साल के अरसे में 4 दफ़ा। लेकिन वहाँ जो 7 दिन मैंने गुजारे वो दहशत में गुजारे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भाई पीछे एक बंदे को मार दिया, आगे एक बंदे को मार दिया, तो ये मसला था वहाँ पे। तो मैंने कहा यार बहुत बेहतर है कराची तो, ठीक है। फिर उसके बाद आई वेंट टू जिबूती। तो जिबूती में सदर बाज़ार, यहाँ का सदर बाज़ार मुझे जहर लगता था सही है। वहाँ के सदर बाज़ार में गया, मैंने कहा यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो जन्नत है हमारा कराची तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर आप ना यू स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन थिंग्स कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मैं बहुत दफ़ा रिलेशनशिप कोचिंग की हम इस तरह की बातें होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अपनी फैमिली में डिसफंक्शन नज़र आती थी। लेकिन जब मैंने दूसरी फैमिलीज़ की चीज़ें देखनी शुरू की, मैंने कुछ कोचिंग प्रोग्राम्स किए जहाँ पे बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के लोग आए, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, तो मुझे अपना खानदान बहुत अच्छा लगने लगा। सही है, अपनी लार्जर फैमिली और अपनी छोटी सी फैमिली में यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप जब तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते ना, आपको पता नहीं चलता कि यार दुनिया में कितना कुछ है जो कि चेंज हो सकता है। क्योंकि मेरी सोच जब भी चेंज हुई जब मैंने एनवायरनमेंट चेंज की, जब बाहर निकला, शहर के बारे में लोगों से बात करना शुरू की। इन फैक्ट व्हेन आई वाज मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 9 to 5 टू माई ओन थिंग, तो अब उन्हीं से अगर बातें कर रहा हूँ तो वो तो डरा रहे हैं, खुद डरे हैं बेचारे। अब जब तक इन लोगों से बात नहीं करोगे, फिर बीच में मुझे ये भी हुआ, मैं बेगम से कुछ अर्से पहले बात कर रहा था, मैंने कहा यार अल्लाह ताला आपको बड़ा सही तरीके से प्लेस करता है चीज़ों में, कि जब वो ट्रांजिशन हो रही थी कुछ ऐसे लोगों से पास्ता पड़ गया था जो कि कंजम्पशन ओरिएंटेड माइंडसेट के लोग थे कि यार अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम बड़ा नहीं सोच रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ट्रांजिशन ऐसे लोगों में हुआ जिनकी मनी वैल्यूज़ बड़ी सॉर्टेड थी, ठीक है। तो वो कंजम्पशन ओरिएंटेड नहीं थे, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड और ये वगैरह बड़ा दूर अंदेशी। तो कहाँ से अल्लाह ताला ने घुमा के उन लोगों में ला के प्लेस किया। फिर मैंने बात करनी शुरू की, फिर उन लोगों से कम बात करनी शुरू की। तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो साथ साथ चेंज, जैसे आपने कहा ना आप सेल्फ मेड नहीं हो, यू प्रोडक्ट ऑफ द पीपल यू मीट। तो अगर अभी मैं देखूँ फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूँ या कुछ और लोगों से बात करता हूँ, तो फिर ये वो कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि आप जब गेट खोल के बाहर निकल के जाते हो तो आप चेंज पर्सन होते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कराची के बारे में मैं आपको बताऊँ बहुत कम मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। 25 साल मैं कराची में रहा हूँ, कभी कोई चीज़ नहीं छीनी, कभी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। अच्छा जी। और आप तो रेयर केसेस में। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ हैरानकुन वाक़या कि मैं यूनियन बैंक में काम करता था, तनख्वाह मिली, पूरी तनख्वाह मेरे बैग में है। आज भी आपने देखा होगा मेरे पास हमेशा एक बैग होता है, राइट। आई ऑलवेज कैरी अ बैग, दिस इज़ अ हैबिट फ्रॉम लाइक प्रॉब्ली व्हेन आई फिनिश माय कॉलेज। हमेशा बैग होता है मेरे पास बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्टफ। आपको मेरे बैग में जो है वो इंस्टे भी मिल जाएगा, मेरे बैग में आपको स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाएगा। सो वट एवर आई नीड आई हैव इट इन माई बैग। एनीवेज मेरी तनख्वाह पूरी कैश बैग में मौजूद है। मैं बस से उतरा हूँ, घर में गया हूँ और मुझे ख्याल आया मेरे पास बैग नहीं है। ठीक, शायद 2-3 घंटे बाद मेरे सेल फ़ोन पे कॉल आई। किसी ने मेरा वॉलेट खोला, उसमें मेरा कार्ड देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा आपका बैग हमारे पास है, आप लालू के 10 नंबर पे फ़लाँ दुकान पर आ जाइए। अब मैं अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ फ़लाँ दुकान पे। दुकान किस चीज़ से निकलती है? ये जो वीडियो कैसेट्स लोग करते थे रेंट आउट, उसकी दुकान। आमतौर पे ना हमारे माशरे में इस तरह के लोगों को, इस तरह की फैमिलीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस तरह के काम करते इंडियन फिल्में देख कर और इस तरह करके जो है वो पैसा कमाते, राइट। और ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था, और उस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ और साहब ने मुझसे सवाल किया आपका नाम शहजाद है? मैंने कहा जी मेरा नाम शहजाद है। उन्होंने कहा यार आपका बैग। उन्होंने मुझे बैग पकड़ाया
मैंने कहा आपको कहाँ से मिला? कहने लगे आप उतरे हैं, मैं आपके पीछे था। तो मैंने आपको आवाज़ भी दी, लेकिन आप पता नहीं किस धुन में थे। और ऐसा ही होता है, मैं बहुत सोचता रहता हूँ तो पता नहीं कहाँ था मैं। एनीवेज मैंने इसको वॉलेट खोला, पूरे पैसे उसमें मौजूद। मैंने उनको वॉलेट ऐसे किया, मैंने उनसे कहा अगर आप चाहें तो उसमें से कुछ पैसा ले लें। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चीज़ थी, आपको चलेगी। तो देखें ये कराची ही है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1800s, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 मे बी। तो आपके मुझे बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कल्चर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, आप लोगों को लीड करते हैं यूएस बेस्ड, अपने अटलांटा ऑफिस में भी आप यहाँ भी लीड करते हैं। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस दैट यू हैव स्पॉटेड? Discipline. They might not be the brightest individuals. They don't portray themselves as the brightest. Here, they portray themselves as the brightest. But यहाँ पर ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं भी इसी के प्रोडक्ट हूँ ना। हम्बलनेस जो है वो हमें नहीं है। हम हम्बल नहीं है। तो वो लोग बहुत डिसिप्लिन है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं। यहाँ पर कल्चर ये है कि टाइम पे तो आना ही नहीं है और टाइम पे जाना भी नहीं है। हाँ, तो 12 घंटे से अगर कोई कम काम कर रहा है तो एक दूसरे को कहना है कि आज तुम क्या मजाक कर रहे हो, राइट? हमारे पास भी कुछ इतने अच्छे लोग हैं जो डॉट 9 बजे पहुंच जाते हैं और डॉट 6 बजे चले जाते हैं। तो मैं अजराए मजाक रेगुलर बेसिस पे उनसे कहता हूँ कि आपने आज हाफ डे किया है। सही। वो शायद इस बात को ना समझते मैं कह क्या रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि देखो तुम लोग भी तो एक एफिशिएंट वे में काम कर रहे हो ना। तो बहुत डिफरेंस डिसिप्लिन का है। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और टाइम के बारे में हम रोते रहते हैं। आपकी मेरी मुलाकात जब भी हुई, कब हुई? फजर के बाद, सुबह में। बिल्कुल ऐसे है, राइट? क्यों? हमको पता है हम कुछ इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम 1 बजे के बाद अपना कुछ भी मीटिंग सेटअप करेंगे तो क्या होगा? वो बाकी काम रुक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। बेगम सफ़र करेंगी, बच्चे सफ़र करेंगे, ख़ानदान वाले सफ़र करेंगे, शॉपिंग सफ़र करेगी। बेस्ट टाइम है सुबह वाला। तो आई थिंक ये जो माइंड सेट है ना कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, जो वक्त की कसम खाई है ना, उस वक्त को समझ तो लो पहले। यू प्रॉब्ली डिड नॉट नो दिस, लेकिन टाइम को आप किसी भी तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जिस तरह से हम टाइम को समझते हैं ना, गलत समझते हैं। क्योंकि आइंस्टाइन जो है वो फिर उसको गलत साबित कर देता है। अगर टाइम ऐसा ही है जैसे तुम समझते हो कि ज़मीन के गिर्द जो है वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो उससे तुम सेकंड्स बना रहे हो, तो फिर जब तुम टाइम ट्रैवल करो, स्पीड ऑफ लाइट से जाओ, तो फिर तो टाइम रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो रियलिटी है कि किसी भी एंगल से ना हम टाइम को समझते नहीं हैं। अच्छा, इस बात पे मैंने गौर करना शुरू किया। मैंने गौर इस वजह से करना शुरू किया कि अल्लाह ताला कसम क्यों खा रहे हैं किसी चीज़ की? तो मजाक बात है। हम माँ की कसम खाते हैं, बच्चे की कसम खाते हैं, सर की कसम खाते हैं लोगों के, बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी चीज़ की कसम खा रहे हैं तो क्या चीज़ होगी वो? तो समझने की कोशिश करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि फिज़िक्स का बैकग्राउंड था, तो पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। एंड देन आई रियलाइज़ कि वी ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड टाइम। तो जिस चीज़ को हम समझते ही नहीं है उसकी कदर तो करें। सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बेसिकली शादी आपकी किस एज में हुई थी? 25 साल की एज में। I was 25 and that's the only thing I relate to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत देर में मेरी ख्वाहिश रही। और आपने मुझे भी बताया था, जब मैंने बताया ना मेरी 26 साल में हुई, तो आपने बिल्कुल सही एज में हुई है। तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे अब्बा ने मेरा नाम अली नहीं रखा बिकॉज यू नो ही वाज इन द हाउस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अब्बा ने मेरा नाम जैद नहीं रखा बिकॉज ही वाज द चाइल्ड इन दैट हाउस होल्ड। मेरा नाम किसी साहबी पे नहीं है। तो व्हेन आई वाज रीडिंग सीरा एंड आई एम अ फैन ऑफ सीरा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सीरा, तो आई वाज थिंकिंग मैं क्या रिलेट करूं। एंड देन आई फाउंड आउट कि भाई रसूल की शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक एटलीस्ट दिस इज़ वन थिंग आई कैन रिलेट टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो ऑर्गेनिकली हुआ। मैंने असल में जब भी आपसे बात की ना रिलेशनशिप्स के बारे में, जब भी हमारी कोई डिस्कशन हुई है, तो मैंने बहुत दफ़ा ना लोगों को जहाँ पे कंफ्यूज देखा वो ये देखा है, रिलीजन और कल्चर को कंफ्यूज करते हैं लोग। यहाँ पे कोई भी अगर सवाल उठाओ या कोई बात उठाओ, कोई ऐसी बात हो जो कि दैट गोज़ अगेंस्ट द ग्रेन, तो बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो आपकी चीज़ों से मैंने सीखा, जो आप सीरा आपने पढ़ी, आपने मुझे चीज़ें बताई और इंटीमेसी की वैल्यूज़ कुछ बताई, सही है, मियाँ बीवी के दरमियान, और आपने वालदैन के साथ किस तरह रहना है, सब कुछ करना है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दोज थिंग्स मेक सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन जब हम कल्चरल कॉनोटेशन से उसको मिक्स करते हैं ना, हम बहुत मिक्सअप कर जाते हैं चीज़ों को। तो मुझे ये बताएं कि
आई डोंट फाइंड यू अ वेरी रिलीजियस पर्सन, आई हैव फाउंड यू अ वेरी स्पिरिचुअल वन. ठीक है, रिलीजन का तो सिर्फ ये है ना कि आपको मिल गया तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअल में आपकी अपनी एफर्ट लगती है, आप थोड़ा घुस के देखते हो, सब चीज़ें देखते हो, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका, सही है, ये सिर्फ जब ही आता है जब इंसान, वरना तो इंसान ये ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कमाना है, इसमें इंसान कर जाता है. लेकिन जब बरका के कॉन्सेप्ट पे आता है तो फिर उसको पता होता है कि यार जितना भी कमाऊंगा उसमें मेरे पास सुकून होगा और वैल्यू रहेगी. तो ये चीज़ें मैंने आपसे और आप जैसे जितने भी लोगों से मैं मिला, जो कि जिनकी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी रीडिंग है या फिर रीडिंग हैबिट रही है, मुताला रहा है. मुताले को मैं इसलिए बोलूँगा कि मेरी अपनी ज़िंदगी भी काफ़ी चेंज हुई जब मैंने मुताला करना शुरू किया. जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है जिसको मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर ये बुक मैं अपनी शादी के शुरू में नहीं पढ़ता तो शायद मेरी शादी भी ना रहती. सही है, दैट इज़ द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय स्कॉट पेक. ठीक है, तो वो भी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड बुक है. तो मुझे ये लगता है कि वी नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल या मोर स्पिरिचुअली ग्राउंडेड एज़ फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं वो माइक्रो लेवल पे इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो मैक्रो पे आहिस्ता आहिस्ता खुद ट्रांसलेट हो रहे हैं, इकोनॉमी पे ट्रांसलेट हो रहे हैं. तो आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं इस स्पिरिचुअलिटी में दैट हैव हेल्प यू इन रिफाइनिंग अ रिलेशनशिप एंड स्ट्रेंथनिंग अ रिलेशनशिप, और आप किस तरह दूसरों को चाहेंगे? करें. एट द एज ऑफ 28 आई रियलाइज्ड कि मैं ज़हीन नहीं हूँ. और ज़िंदगी में जब भी किसी इंसान से बात करता हूँ तो अगर मैं अच्छा रीजनिंग पेश करने वाला हूँ तो गलत बात पे भी मैं रीजनिंग पेश करके ना आर्ग्यूमेंट विन कर सकता हूँ. एंड आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज डीप डाउन इनसाइड यू नो कि आप गलत कर रहे हैं. कोई आदमी सीधा है, कोई आदमी चर्ब ज़बान नहीं है और आप हैं, तो आपने आर्ग्यूमेंट विन कर लिया, यू वॉक अवे बट यू डोंट फील गुड डीप डाउन इनसाइड. कहीं आपको कॉन्शियस आपको झंझोड़ रहा होता है गलत किया तुमने. रिवर्स भी होता है, आपको पता है बहुत चर्ब ज़बान है, गलत बात कर रहा है, लेकिन उसके पास आर्ग्यूमेंट्स है, करता रहेगा. बट आई रियलाइज एट द एज ऑफ 28 कि मेरे पास अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना बहुत अच्छे नहीं हैं. क्या करूं? अल्लाह ने बॉडी बनाई है, मशीन भेज दी, मशीन का मैनुअल भेज दिया. मैंने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैनुअल पढ़ लेते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने अपने लिए असूल बनाया कि वहाँ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं ना मैं उसको करूँगा. अब वो कल्चर में है या नहीं है, दैट्स माई चॉइस. ये मेरा चश्मा है जिससे मैं देखूंगा दुनिया को. और मैं अपना चश्मा किसी को नहीं पहना रहा, लेकिन बता सबको रहा हूँ मैंने चश्मा लगाया हुआ, ये चश्मा है. मैं किसी से नहीं कह रहा कि तुम ये करो. अगेन अगर आपको अपना एंड पता है तो रिवर्स इंजीनियर कर लें कैसे पहुँचना है. तो मैंने उसूल वहाँ से पढ़ना शुरू किए. जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट्स अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इट्स अ प्रॉब्लम. ये आया हिंदू कल्चर से, जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि आप जो है वो एक ऐसे घर में रहें जहाँ पर सब लोग पैसा शेयर करें, स्पेस शेयर करें, खर्चे बचाएं. इस्लाम तो नहीं कहता. अच्छा, ख़वातीन ख़ास तौर पे इस बारे में बात करना बहुत पसंद करती हैं और बहुत खुश होती हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था. हुजरे दिए हुए थे, कमरे दिए हुए थे. उसी कमरे में सब कुछ मामला था. ऐसा मामला था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने तो सजदा करते वक्त ऐसा आयशा के पाँव हटा देते हैं, और जब खड़े होते हैं तो पाँव फैला लेती हैं. जगह नहीं है. सही. बाउंड्री दी है, स्पेस दिया है, बेस्ड ऑन वट एवर इज अवेलेबल, एंड शी इज कंटेंट विद इट, नोइंग दिस इज माई स्पेस, नोबडी इज गोना इंटरफेयर. दैट्स ब्यूटीफुल. राइट. ये मैं नहीं कह रहा कि आपको अगर 4 शादी की ख्वाहिश है, 4 कमरों का मकान लेके 4 बीवियाँ उसमें रख लें. राइट. ऐसी बीवी भी होनी चाहिए ना आयशा जैसी, जो कंटेंट हो, ट्रू कंटेंट हो. तो आई थिंक रूल्स हर आदमी के अलग हैं. अगर आप कल्चर वैल्यू पे चलना चाहते हैं तो फिर कल्चर पे चलें, फिर कल्चर में ही मरेंगे आप, फिर कल्चर में उठेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता. हाँ, दीन में चलें या दीन को समझने की कोशिश करें. अब जैसे एक वर्ड है दीन और एक वर्ड है मज़हब. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड somebody explaining the difference, डॉक्टर इसरार ने एक्सप्लेन किया था, आई रियलाइज़ कि लोग जो है बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि ये बहुत मज़हबी आदमी है, ये बहुत दीनदार आदमी है. मज़हब और दीन में 3 चीज़ों का फ़र्क है. मज़हबी तो सब लोग होते हैं, दीनदार सब नहीं होते हैं. दीन में 3 एडिशनल चीज़ें, मईशत, माशरत और सियासत. सही. तो मज़हबी इंसान दीनदार बनता है.
हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ ऐसे अल्लाह वाला बन गया, फैक्ट्री का ओनर था, कुत्ते को देखा और फिर जाके सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसने दोबारा से फैक्ट्री शुरू कर दी। क्यों? दीनदार आदमी ऐसे होता है, उसको इंटरेस्ट होता है मईशत के अंदर कि पैसे का रोल जो है उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। बेहतरीन साहबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या करते थे? ट्रेड ही करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? ट्रेड ही करते थे। पैसा फ़्लो करना बड़ा ज़रूरी है, पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है, कमाना भी बहुत ज़रूरी है, खर्च करना भी ज़रूरी है। तो मईशत, माशरत, जो आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह का कल्चर है, क्या नॉर्म्स हैं। आप सीरा पढ़ेंगे, यू विल बी शॉक्ड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द टाइम जब एक औरत अपने घर पे झंडा लगा रही है कि टुडे आई एम गोना मेट विद पीपल। सो 20, 30, 100 men are sleeping with that woman. And then she is going to announce who the father is. That's the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was growing up. Can you believe it? If you read Seerah, then you realize कि बहुत ख़राब मामला था। अल्लाह का शुक्र है आज दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं ऐसी बेहयाई कहीं नहीं है। सही बात, राइट? तो माशरत बड़ी मैटर करती है कि माशरा क्या है, माशरा कैसा होना चाहिए। वो कपड़े पहनना नहीं है खाली, वो सोच है, दूसरे की इज़्ज़त है। कल मैंने गाड़ी एक जगह पार्क की, एक साहब की दुकान थी, वो फर्नीचर अपना बाहर रख के सुबह शुरू कर रहे थे अपनी कोई 1-1:30 बजे के करीब। सुबह सुबह का वक्त था उनका। सुबह सुबह का वक्त। तो मैंने देखा वो थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी बड़ी है तो आए नहीं कुछ बोलने के लिए। मेरे दिल में अजीब सा हुआ, मैं उतरा, उनसे जाके मैंने माजरत की। मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो चाय पीने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप जो है वो इजाज़त देंगे मैं आपकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर लूँ। उस आदमी के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल, उसने कहा नहीं नहीं सर आप बिल्कुल खड़ी करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जब तक आप गाड़ी अपनी हटाएंगे नहीं मैं अपना सामान बाहर नहीं लाऊंगा। आई एम श्योर कि वो आदमी दिल में शायद बुरा भला बोलता मुझे अगर मैं उतर के नहीं आता। ऑल आई हैड टू डू इज़ व्हाट, जस्ट केयर फॉर दैट इंडिविजुअल कि इसकी दुकान है, उसके सामने जगह है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके खड़ा हुआ हूँ, दुकान छुप गई उसकी। राइट? तो माशरा जो है ना वो ऐसी बनता है कि व्हेन यू स्टार्ट केयरिंग फॉर ईच अदर, व्हेन यू लुक आउट फॉर ईच अदर। एंड लीडरशिप का भी यही उसूल है कि आपने सेफ्टी सर्कल बनाना है, लोगों ने ट्रस्ट करना है, वो ट्रस्ट करेंगे तो फॉलो करेंगे, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे वो फॉलो नहीं करेंगे। सही बात है। और ट्रस्ट कैसे होगा जब आप उसकी मतलब की बात करेंगे। ऐसे ही है। राइट? और फिर ऑफ कोर्स लास्ट चीज़ है सियासत, मईशत, माशरत और सियासत। सियासत बहुत ज़रूरी है। सियासत का मतलब ये नहीं होता कि आप मैनिपुलेट करें, टांगे खींचें। अच्छा, ऑफिस एनवायरनमेंट में कई दफ़ा मीटिंग्स के दौरान मैंने ये बात की लोगों से, मैंने कहा हमें सियासत करनी चाहिए। उछल जाते होंगे लोग, ये क्या बोल, लोगों की आंखें देख के मुझे अंदाज़ा हो मैंने जो कहा है इनको रजिस्टर नहीं हुआ। एंड दैट्स व्हाई आई डिड अ सेशन विद पीपल ऑन सिंक्रोनाइजिंग द वोकैबुलरी। सही बात है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका वो मतलब नहीं है तुम समझ रहे हो। हाँ, ये बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो बेसिकली फ़ॉरेन में देखता हूँ किसी बंदे को, यार यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, मैंने कहीं भी नहीं सुना कि बोले यार यहाँ तो सब चिल है। पॉलिटिक्स तो हर जगह है जहाँ दो दिमाग मिलते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करो। जी जी। तो सियासत के मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें बहुत सिंपल डेफिनेशन है सियासत की, वो इस तरह से है कि आप इकट्ठा हों और आवाज़ उठाएं। तो इफ़ यू फील कि ये प्रॉब्लम है, कोड में प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कंपनी में प्रॉब्लम है, आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप इकट्ठा हों और आप रेज़ करें अपने मैनेजर को, दूसरी टीम को, HR को, एडमिन को, फाइनेंस को। दिस इज़ कॉल्ड सियासत। नॉट कि आप जो है वो मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, राइट, और फिर कू हो जाए। हाँ, मेरा ख्याल से तो जो मेरी डेफिनेशन है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फॉर द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ग्रेटर गुड, जी ठीक है, जो कि सबके फेवर में जाए, जी, उसके लिए आप जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी सियासत करते हैं, वो समझ में आनी चाहिए, वो समझ में आती है। लेकिन इसमें कोई अल्टेरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, वो फिर मसले हैं। जी, अब देखिए लॉट ऑफ टाइम मैंने सुना, इनफैक्ट जिन साहब को मैंने कल इंटरव्यू किया, बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि मेरा पीपल मैनेजमेंट इज़ माई फोर्टे, एंड मैं जो है बिल्कुल भाइयों की तरह से लोगों के साथ रहता हूँ, और जो है मैं उनको चाय पे भी ले जाता हूँ, कॉफ़ी पे ले जाता हूँ। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग एंड आई टोटली डिसएग्री विद दिस अप्रोच completely, because long time ago I was very busy. I was young, director in the company, and I was responsible for a lot of issues. तो
At one point, one of my colleagues, she's still a colleague, she said कि आज मैं बहुत खुश हूँ. मैंने कहा क्यों? कहती तुम मुस्कुरा रहे हो. And for the first time I realized कि leadership अगर sad face, flat face या happy face के साथ काम कर रही है, how it impacts others. तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि I'm friendly to everyone, friends to no one. लोग जो ना बहुत snobby समझते हैं मुझे या बहुत एरोगेंट समझते हैं स्टेटमेंट की बात. कहते हैं इतने बड़े हो गए ये हमसे दोस्ती नहीं कर सकते. देन आई सिट डाउन विद देम एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि देखें उर्दू में बात करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी आपको. दोस्ताना रवैया और दोस्ती में फ़र्क है. दोस्ती में रूल्स डिफ़ाइन करेंगे दोस्त. ये बिज़नेस है, यहाँ पर बिज़नेस डिफ़ाइन करता है रूल्स. सही बात है. मैंने आपका लेट्स से इवैल्यूएशन करना है, उसका कोई क्राइटेरिया है, बिजनेस ने डिफाइन किया है. तुम्हारे कुछ गोल्स हैं, बिजनेस ने डिफाइन किए हैं. आप अपने मैनेजर से दोस्ती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कर दो ना. सही बात है. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम फ्रेंडली टू यू. मैं दोस्ताना रवैया रखता हूँ. आप आराम से आएँ, मुझसे बात करें, मैं आपसे आराम से बात करूँ, हम हंस बोल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें. अर्लियर लास्ट वीक I was talking to a very young individual during lunch hours. She was supposed to be delivering a very important report to one of our very prestigious client. And usually I smile when I talk to people because of that statement somebody made. Intentionally I smile. So I was asking her, what's the delivery date? And she said, it was supposed to be delivered today. I was like, what do you mean supposed to be delivered? If you said it has to be delivered. She said, yeah, I'll deliver. But she gave me an excuse. So I said, no, this is an excuse. All I'm hearing is an excuse. And I walked away. And she walked away. And then I realized that she did not get it. She had to deliver it. I walked back to her after 10 minutes and I said, so are you going to deliver? She said, I just told you. You were smiling. I thought it's okay. Oh. And then I had to remind her, you know what? This is a license to kill. बिल्कुल ऐसे. I can fire you smiling because it's not personal. It's a criteria. ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैसे, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ अपने करियर में ना, कि फॉर एग्जांपल अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को दोस्त बना के रखना या कुछ करना. फिर जब वो बैक स्टैबिंग वाली चीज़ें हुई और पता चला कि भाई जिसको आप बेसिकली जिन पे तकिया था वाली बात होती है ना. खैर वो तो मेरी बहुत अर्ली करियर में समझ में आ गया था. लेकिन अक्सर आज भी जो लोग कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे वो, और वो कह रहे थे कि मैं भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ, कुछ करता हूँ. सबसे पहली बात तो मुझे एक लोकल कंपनी में मैनेजर को भाई कहते हुए समझ में आता था कि अल्ताफ़ भाई या फ़ाद भाई, ठीक है, समझ में आता है. लेकिन जब मैं एक मल्टीनेशनल में गया जहाँ पे एक नॉर्मल ऑपरेटर को भी अगर किसी ने भाई बोल दिया ना तो उसकी हट जाती थी. मतलब भाई नहीं चलेगा यहाँ पे. तो कल्चर मैंने चेंज देखा. आपसे भले 40 साल बड़ा आदमी है, मैं आपको शहजाद बोल के बुलाऊंगा. शहजाद आपसे ये बात करनी है मुझे. वो भाई वाला एलिमेंट नहीं होता. मतलब डोंट इवन ट्राई टू साउंड लाइक दैट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज ड्रॉ हो जाती हैं. देखें यूनिवर्सिटी में भी जब हमारे दोस्तों के ग्रुप बनते थे, सही, उसमें फ्री राइडर्स होते थे. तो मुझे आज तक याद है, कुछ दोस्त मुझसे आज तक वो नाराज़ रहते हैं, उनकी वो मेमोरीज रहती होंगी, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ग्रुप से इसलिए निकाला था कि भाई फ्री राइडर्स नहीं चाहिए, दोस्तों में ग्रुप बनाने नहीं है. अजनबियों के पास जाओ जिनसे पहले कभी बात नहीं हुई, क्योंकि उनसे वो एजेंडा डिफाइन करेगा जो हम सबका होगा. लेकिन दोस्त तो पहले ही दोस्ती डिफाइन हुई, या तो दोस्त है ना, अब ऐसे करेगा. तो लोग ही नहीं समझते. लोग बिजनेस दोस्तों के साथ शुरू कर देते हैं, किसी दोस्त को रेफ़र करके अपनी टीम में ले आते हैं. अब वो दोस्त बाद में कहता है कि यार मैं तो दोस्त हूँ तेरा. आपने बड़ी प्यारी बात की कि बिज़नेस डिफ़ाइन करता है. और यहाँ पे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ये गलतियाँ कर रहे हैं, जो उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एट द एंड ऑफ द डे सबका मकसद है अपने हिस्से के पैसे लेके जाना, अपने हिस्से का डेजिग्नेशन बचाना. ठीक है. अब वो दोस्ती में जब खतरे में पड़ता है ना, तो आपको एक चीज़ बचानी पड़ती है, या दोस्ती हटानी है, डेजिग्नेशन. तो ये सबको समझ में आना चाहिए. ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स में आता है. जी. और ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है मेरा. अब बस मैं तो उसको इसी तरह डिफाइन करता हूँ कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है कि मैं रिलेशनशिप्स को बहुत क्लीन रखता हूँ. आपसे रिलेशनशिप अगर ट्रांजैक्शनल है तो ट्रांजैक्शनल है, अगर इमोशनल है तो इमोशनल है. मैं मिक्स नहीं करना चाहता. लोग समझते हैं कि शायद एरोगेंट हूँ या मे बी स्नॉबी हूँ या व्हाटएवर. तो यू कैन लेबल मी हाउएवर, राइट. आप तो मुझे नहीं जानते, मैं तो अपने आप को 45 साल से जानता हूँ, राइट. आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ. बिल्कुल. तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और गलतियाँ जब लोग करते हैं तो मैं उनको रिमाइंड कराता हूँ कि देखो
ये जो सिचुएशन हुई ना इसमें तुम 10 साल से एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे थे और अब वो छोड़ के चला गया और अब तुम उसको गालियाँ दे रहे हो, जबकि सिखाया उसने तुम्हें, जस्ट बिकॉज यू हैड दैट रिलेशनशिप विद दैट गाय, कि तुम उसकी बेगम को जानते हो, वो तुम्हारी बेगम को जानती है, तुम्हारे बच्चे आपस में खेलते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजैक्शनल है। तुम्हारे दोस्त काम से बाहर होने चाहिए, ताकि तुम काम के अलावा कोई बात कर सको। दिमाग का आपको पता ही है, आपने पढ़ी हैं चीज़ें, कि वो सिर्फ रिलैक्स एक सूरत में होता है जब आप उसको वैरायटी ऑफ वर्क देते हैं। सोते में भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, इफ इट स्टॉप्स वर्किंग यू विल डाई। बिल्कुल ऐसे, राइट? तो वैरायटी ऑफ वर्क कैसे मिलेगा? आप चाय पे बैठ रहे जाके, क्या बात हो रही है? मैनेजर के मुतालिक बात हो रही है, काम के मुतालिक बात हो रही है, फिर आप कह रहे हैं मैं रिलैक्स नहीं हो रहा। कैसे हो गया? हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो जो आपने बात की ना कि हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा आता है, ठीक है, और दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ये है कि एक बॉस ऐसा है कि भाई चारों शाने चित करना है मुझे तुम्हें, और एक है कि यार चल मिल के काम करते हैं। तो इसके बीच में एक रास्ता है जहाँ पे आपको रीज़नेबली वो होना चाहिए। मुझे बड़ा खूबसूरत एक बात की थी, वो भी हमारे एक US बेस्ड क्लाइंट और दोस्त हैं, बिल्कुल आपकी तरह जिस तरह पे है वो, उनके साथ भी बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने कहा मुझे US और पाकिस्तान में एक चीज़ समझ में आई है, ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे हर कोई ना यहाँ पे चाहता है कि दूसरे को चारों शाने चित कर दूँ मैं। अब कुछ भी हो, मुझे अपने टर्म्स पे उसको चुप कराना है जी। वो कुछ भी बोल रहा है जी। मुझे पता है। जो आपने बात शुरू की थी ना, कि उसको कहीं ना कहीं पता है कि यार मैं गलत हूँ, लेकिन बड़ी प्यारी बात थी उन्होंने कहा ये अगर ये जिस दिन हमारे अंदर से निकल जाए ना, हम 2-वे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें। आपने कहा कि मैं कल्चर का चश्मा मैंने पहना हुआ है, ये मेरा है भाई, मैं ना तुम्हें छेड़ूँ ना तुम मुझे छेड़ो। अब उसको है कि चश्मा उतार, मेरा चश्मा पहन। तो ये कंपनीज़ के अंदर भी है। जी, जी। बहुत दफ़ा जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के मसले देखता हूँ तो मैंने ये कहा कि यार भले मल्टीनेशनल है तो कराची के अंदर ना लोग तो अपने ही है ना। कल्चर तो वही आएगा। कभी अप्रेजल हो रहा है तो यार उसका अप्रेजल तक कैसे हुआ भाई, उसका बॉस जाने वो जाने, ठीक है। तो ये बहुत बड़े इशूज़ हैं। और राज़िक अल्लाह है ना, राज़िक अल्लाह है। मैं इस पे आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मेरी आपसे डिस्कशन हो चुकी है। बहुत दफ़ा ना देखें, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मिक्स करूँगा वर्क प्लेस से और आपके हाउस होल्ड से। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल नोट कर रहा हूँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप्स को भी बर्बाद कर रही है और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है। हम लोग उसको सवाल नहीं उठा रहे, और जो सवाल उठाते हैं ना उस पर फिर उंगलियाँ उठना शुरू हो जाती हैं। एंड आई डोंट गिव अ डैम। मैं बोलता हूँ भाई जो चीज़ गलत है वो सही है, क्योंकि मेरे अब्बा ने ये वैल्यू मेरे अंदर इनकलकेट की है और मेरे अब्बा से बड़ी क्लियरली इस बारे में बात हुई है। एंड वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं और मैं अपने बेटे से क्लियर रहूँगा इस बात पर। जब हम जॉब पर जाते हैं तो हम बेसिकली बहुत ज़्यादा इनकम्बर्ड या बर्डन फील करते हैं कि यार अब यही है, इसी को पैंडर करना है, इसी को खुश करना है, ये सब कुछ है, यही आपको कमा के देगा, यही आपका अप्रेजल करेगा, सब कुछ है, ठीक है। घर में बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप अपने अम्मा अब्बा के इतने बर्डन में आ जाते हैं कि आप अपनी बेगम के साथ जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो सिर्फ प्रेशर में आके कर रहे होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर द पर्सन हु कैन कॉल द शॉट बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द मनी इन द होम नाउ। सही है, यू आर द ब्रेड विनर और वो बेगम आपकी है, सही है। लेकिन उस पैसे पे कौन चलाएगा उस पैसे को, ये बेसिकली फ़ैसला आपके घर वाले कर रहे हैं, आपका उस पर कोई हक नहीं है। और इसी तरह आपकी जो अपनी फैमिली है वो सफ़र कर रही है, आपकी बेगम भी सफ़र कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिस्क जो भी आ रहा है वो डेफिनेटली माँ बाप की दुआओं से आता है, सब कुछ है, उन्होंने आपको एक पलाया बढ़ाया, लेकिन वो वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं की जो आपने शुरू में बात की थी ना, कि बाउंड्रीज ड्रॉ करना, ये सब कुछ करना। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ये कन्फ्यूजन है कि बॉस से डर लगता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इज्जत करें आप सबकी, सही है। डर सिर्फ रिस्क देने वाले से डरना चाहिए, और वो एक ही है। घर में अम्मा अब्बा नहीं है, ऑफिस में बॉस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप एलैबोरेट करें इसको। बहुत मज़े की बहुत सारी बातें मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ कर दूँ। देखिए, जब आप कब्र में जाएंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा तुम्हारा खुदा कौन है। हम अरफात में जब थे तो अरफात में भी अल्लाह ताला ने यही सवाल किया था कि तुम्हारा खुदा कौन है, और अरफात में ही अल्लाह ताला ये सवाल करें तुम्हारा खुदा कौन है। तो इंसान सोचता है कि कौन लोग हैं जिनको अपने खुदा के बारे में नहीं पता। सबको पता है, क्यों पूछ ये सवाल क्यों होगा, ये सवाल क्यों हो रहा है, राइट। सो व्हेन यू गो डीपर यू रियलाइज़ कि जब आपका खुदा आपकी नौकरी हो ना, क्योंकि आपको उसकी फ़िक्र है, आपने वैसे करना है जैसे वो कह रहा है, आपने नौकरी इस वजह से हासिल कर ली जबकि वो गालियाँ दे रहा है आपको कि भैया पैसे अच्छे मिल रहे हैं, खुदा है वो। आप कहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ आपका काम करीब में होता है। आप बेगम को खुश करना चाहते हैं, वालिदैन को खुश करना। तो जिस दिन आप अपना खुदा डिफ़ाइन कर लें अपने दिमाग में ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा। सही बात है, राइट।
दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मुझे अपने अब्बा लगा कि बहुत ही कोई अजीम इंसान है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और शिकायत की कि मेरा माल मेरा बाप अपनी मर्ज़ी से खर्च करता है. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता पकड़ा और उसको धक्का दिया उस आदमी की तरफ और कहा, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है. माँ बाप या बाप का हक़ आपके माल पे कितना ज़्यादा है आपको समझने की ज़रूरत है. लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बाउंड्रीज़ है ना कि उसको आपने एक अलग घर लेके दिया उस औरत को जिसको आप लेकर आए, या उसको एक अलग जगह दी, ये सारी बाउंड्रीज वही हैं. देखें, कल्चर पे अगर चलेंगे तो कल्चर में ही उठेंगे, कल्चर में ही रहेंगे. दीन पे रहेंगे तो दीन में ही उठेंगे, दीन में ही रहेंगे. मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सही होता है. हमारे यहाँ जो ना एक बहुत कॉमन तरीका है कि हम रिज़ल्ट की बेसिस पे फैसला करते हैं कि फ़ैसला जैसे ना ये सही था या गलत था. मैं कहता हूँ फ़ैसला जब कर रहे हो ना तो उसको अच्छे तरह से मेजर करो कि ये फ़ैसला सही है या नहीं है, और उसके लिए मेजरमेंट स्केल होना चाहिए. बिल्कुल सही है. राइट, मेजरमेंट स्केल अगर कुरान हदीस है तो उसका आउटकम कुछ भी हो. मैं अपना केस बताता हूँ आपको. मेरी वालदा जब हयात थी अमेरिका आई, मैंने उस वक्त अपने लिए पहली मर्तबा बड़े पैसे जमा करके 10 साल पैसे जमा करके मकान ख़रीदा था. छोटा मकान था अमेरिका में उस वक्त, छोटा मकान था, शायद 1800 स्क्वायर फुट का मकान होगा. बहुत अच्छा था, मेरा था, मैंने पैसे जमा किए थे. मेरी बेगम बहुत अच्छी है, मम्मी से पूछती थी आज क्या पकाऊं, अम्मा बता देती थी ये पकाओ. अम्मा भी बहुत खुश होती थी. एक दफ़ा किसी बात पे अम्मा ने मुझसे कहा कि फ़लाँ चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने अम्मा को करेक्ट किया. मैंने कहा अम्मा ये घर जो है ना उसका है. इफ़ शी इज़ आस्किंग यू शुड बी थैंकफुल. और अगर वो नहीं पूछ रही ना तो उसका फ़र्ज़ नहीं बनता. डोंट ट्रीट हर लाइक योर डॉटर, शी इज़ योर डॉटर इन लॉ. बेटी की बात जो है ना माँ भूल जाती है, बहू की नहीं भूलती. ये रियलिटी है. कोई जो है इसको पहनाने की, कुछ भी पजामा पहनाने की ज़रूरत नहीं. यहाँ यही है मसला है ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, बहुत तकलीफ़देह बात थी, ठीक है, अम्मा को पसंद नहीं आई. अम्मा ने एक आध दिन खामोशी इख्तियार की. मेरी अम्मा का बड़ा प्यारा एक रवैया था कि जब वो नाराज़ होती थी तो उनका चेहरा ऐसे हो जाता. चेहरे में नज़र आता. सही है. खैर फिर उसके एक दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमने सही कहा था. वो जो घर तुमने मुझे पाकिस्तान में बना के दिया ना, मैंने अपना पहला घर पाकिस्तान में अपनी अम्मा के लिए बनाया था, उसके बाद अपने लिए अमेरिका में बनाया था. तो कहनी वो मेरा घर है. और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ जैसे मर्जी है चाहें आप रहें. जब हम जाएंगे तो एज ए गेस्ट जाएंगे, ऐसे जब आप आ रहे हैं तो आप एज ए गेस्ट रहें. लेकिन ये तो तरबियत का मामला है ना कि बेगमात को आपने सिखाना है, बताना है, उनको सपोर्ट देनी है कि भाई जब ये आएँ तो उनको वो इज़्ज़त दो या उससे ज़्यादा दो जो ये डिज़र्व करते हैं. इसी तरह से अम्मा को भी बताने की ज़रूरत है. और वो ऑटोमेटिकली आएगी जब आपने बाउंड्रीज ड्रॉ की हुई होंगी. बिल्कुल ऐसे. और मैंने सीखा कहाँ से? मैंने सीखा ऐसे कि हज़रत उमर के पास एक शख्स आया अपनी बेगम की शिकायत करने. अंदर से हज़रत उमर की और उनकी बेगम की लड़ने की आवाज़ आई. आप तो खुद लड़ रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा आपसे. राइट. तो उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि मेरी बेगम ऐसी है. उन्होंने कहा मैं उसके पास सुकून हासिल करने चाहता हूँ. वो मुझे इस तरह से ख्याल रखती है, मेरे बच्चों की माँ है, फलां दिमाग. राइट. इट्स ओके अगर मैं जो है वो उसके साथ कुछ आर्ग्यू कर रहा हूँ, मुझसे कुछ आर्ग्यू कर रही है. तो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे आदमी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अफाद, इस बारे में आई थिंक मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र किया कि सूरह रूम आया 21 टॉक्स अबाउट स्पाउस कैसा होना चाहिए. आप सोचें ये एडवाइस आपको अल्लाह से दे रहे हैं. अच्छा, अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो शायद उसके अंदर वर्ड जो है ना मोहब्बत लिखा हुआ हो, जो कि अरबी में मोहब्बत नहीं है, रहम है. रहमा का वर्ड है. ठीक है. उसको मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस है आपकी वो ज़रूर पढ़े इस बारे में. जो अनमैरिड हैं वो भी पढ़ें, जो मैरिड हैं वो भी पढ़ें. कि सीक्वेंस में बात हो रही है. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको तुम शादी करना चाहते हो, उसके अंदर ये दो क्वालिटीज़ देखो तो तुम ज़बरदस्त स्पाउस में मिल गया. नंबर 1 ये कि तुम जब उसके पास जाओ तो तुम्हें सुकून हो. लेकिन ये वो सुकून की बात नहीं हो रही जो हस्बैंड वाइफ को थोड़े अरसे के लिए खिलवत में मिलता है. ये सुकून की बात हो रही है कि जब आप घर जाएं तो बीवी मुस्कुरा के आपका इस्तकबाल करे, आप उसका चेहरा देखें तो आपकी थकन दूर हो जाए. इस वजह से नहीं कि वो तैयार हुई हुई है, इस वजह से कि
उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि शी कम्फर्ट्स यू। एंड सिमिलरली जब आप उसके पास जाके लेटें पूरे दिन के थके हुए, या वो आपके पास आके बिस्तर पे लेटे, तो उसको ये परेशानी ना हो कि अब मैंने उनको बताया कि आज ये हुआ था और ये हुआ था, तो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो सुकून, पीस जो है, ट्रैंक्विलिटी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो हस्बैंड वाइफ ऐसे हों जो आपस में जब मिलें तो उनको सुकून हो, उनके नर्व्स काम डाउन हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2, रहम हो। देखिए मोहब्बत का वर्ड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने तकी उस्मानी साहब की भी जो ट्रांसलेशन पढ़ी उसमें भी वर्ड मोहब्बत का यूज़ हुआ, लेकिन जो अरबी में वर्ड है ना वो रहमा है, रहम। रहम कब होता है? जब एक आदमी पावरफुल हो दूसरे के ऊपर। हस्बैंड वाइफ में इंटरचेंजेबली होता है ये, बिल्कुल ऐसे। एंड व्हाट डू यू डू इन रहम? यू जस्ट लेट इट गो। आप कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये 2 क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो बेस्ट स्पाउस हैं आपके लिए। नॉट बिकॉज यू नो दे आर वेल्दी, दे आर ब्यूटिफुल, दिस दैट, राइट। तो ये वो बाउंड्रीज हैं अगेन जो आपने डिफाइन करनी है अपने लिए। आपने बतानी है दूसरों को कि भाई मैं अलग रहना चाहता हूँ, इस वजह से रहना चाहता हूँ बिकॉज ये बाउंड्री है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू, एंड इफ़ यू कैंट अफोर्ड टू देन यू शुड नॉट गेट मैरिड। मेरा बेटा 16 साल का है, अभी शादी करना चाहता है वो, राइट। फ़ौरन नहीं करना चाहता, उसका गोल ये है कि मतलब पढ़ाई ख़त्म करे जल्दी से एंड देन गेट मैरिड। तो मैंने उससे कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, यू शुड, लेकिन तुम ये सोचो, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करो। तुम्हारे अब्बा किसी के लिए रिश्ता लेने जाएंगे तुम्हारा, वो क्यों देगा? तुम अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो इस वक्त? घर में रहते अब्बा के, खाते अब्बा का हो, पहनते अब्बा का हो, पढ़ते अब्बा का हो। सही बात है। तो पहले स्टेप तो ये है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद कम से कम अपनी माँ का या अपने अब्बा का कोई जिम्मेदारी उठा के देखो, या अपने भाई की जिम्मेदारी उठा के देखो, तो दूसरे आदमी का एहसास होगा कि नहीं ये जिम्मेदारी भी उठाने वाला है, एंड देन दे विल प्रॉब्ली लेट यू कि तुम किसी से शादी कर लो। मुश्किल बात है, लेकिन यही हकीकत है। ऐसे ही। अच्छा शहजाद भाई, इसको कंक्लूड करते हैं कॉन्वर्सेशन को। अभी तक जो आपकी हमने एंटरप्रेन्योरशिप से बात स्टार्ट की, आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट की, फिर हमने पर्सनल बैकग्राउंड पे भी आए, सोसाइटल पे भी बात की हमने, स्पिरिचुअलिटी भी बात की, क्योंकि वो बहुत सारी बातें हैं जो बेसिकली जिसमें हम पूरा दिन भी बात करते रहे तो पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, पूरे अलग पॉडकास्ट करने पड़ जाएंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे। मैं चाहूँगा कंक्लूड करूँ कुछ प्रोफेशनल अंडरपिनिंग से, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे V2 मॉम एक फ्रेमवर्क था जो आपने बताया था, जो कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी अप्लाई किया है, पर्सनल पे भी किया है, और आप जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताना चाहेंगे। सो व्हाट्स दैट? आई वांट यू टू एलैबोरेट अपॉन दैट। जी बिल्कुल। तो सेल्स फोर्स का जो को फाउंडर है मार्क बेनियोफ, ही इज़ द वन हु इम्प्लीमेंटेड इट, एंड द सेम इंडिविजुअल आई वाज टॉकिंग अबाउट हु हायर्ड मी एंड अप एक्चुअली जॉइनिंग सेल्स फोर्स, एंड व्हेन ही जॉइंड इट then he shared all the onboarding process with me. आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्रॉसिंग द चैज़म के बारे में कहा था, पढ़ें किताब, वो भी ऑनबोर्डिंग का हिस्सा है उनके। तो V2 मॉम मैंने वहाँ से सीखा, और फिर उसके बाद वो जो टोनी रॉबिन्स की किताब है मनी मैटर्स, उसमें भी उसने इसका रेफरेंस दिया है। ये टेक्निक है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पर्सनल ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इस पॉडकास्ट पे चाहें इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेस में चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने फोकस किया कि जब हम मीटिंग्स करें ना, बिज़नेस मीटिंग्स करें या ऑफिस में मीटिंग करें या आउटसाइड मीटिंग करें, तो हमेशा V2 मॉम पे उसको जो है वो परखें। ओके, V2 मॉम क्या है कि V2 इज़ लाइक 2 V's एंड मॉम इज़ MOM. So it's VVMOM. So first V is your vision. क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट। द सेकंड V is value, कि जो अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। M is method, कैसे करोगे या कैसे करोगे। O is obstacle, जब करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक। लास्ट वन इज़ मेजर, कि इतनी सारी एक्टिविटी कर ली, विजन था, वैल्यू देख ली, मेथड्स अप्लाई कर दिए, ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोच लिया, अब मेजर नहीं करोगे अगर तो पता कैसे चलेगा कि वेयर आर यू, इम्प्रूव कर पाओगे ना, राइट। सो इन देयर केस, इन केस ऑफ सेल्स फोर्स, उन्होंने
V2 मॉम ऐसा इम्प्लीमेंट किया कि टीम्स को या टीम मैनेजर्स को कहा कि हर आदमी अपना V2 मॉम बनाए हर क्वार्टर में और इसको एवेल्यूएट करे। आप देखें, अगर आप किसी भी बिजनेस को लें, हर टीम अगर ये सोचे कि मैंने इस क्वार्टर 10% इम्प्रूव करना है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी कंपनी के अंदर। बिल्कुल। और आप यही रखें, V2 मॉम, एक विजन रखें, उसको लिखें, उसकी वैल्यू क्या है उस बात करें, कैसे करेंगे मेथड्स वो लिखें, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसके बारे में बात करें और फिर उसको मेजर कर लें। मीटिंग्स में हमेशा मुझे बुरा लगता है कि मीटिंग्स में जाके हर आदमी बोलने की कोशिश करता है। बहुत सारी दफ़ा ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जब मैं मीटिंग्स में गया मैंने कुछ नहीं बोला, लोगों ने शिकायत की, उन्होंने कहा आपको मीटिंग में बोला आप कुछ बोल नहीं रहे, आप खामोश रहते हैं। तुम लोग पहले फैसला करके आया, फ़ायदा क्या बात करने का। हाँ सही बात है। जिसने मीटिंग कॉल की उसने पहले से फैसला किया हुआ है कि उसने बताना क्या है। तो बताने की मीटिंग है तो फिर बहस किस बात की या बात किस बात की। बातचीत करने में और बहस करने में फ़र्क है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ, और बहुत से दफ़ा आप लोगों से कहते हैं वी वुड लाइक यू टू कम एंड evaluate what we have done or we would like to discuss as opposed to saying कि भाई we would like to communicate this to you. What difference है ना? I walk in with the idea that you would like to discuss. That means I'm gonna give my input. But you actually want to communicate that to me that you have done your homework and this is what you want to do. I have no problem either way, but use the right language. तो छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, 1 घंटे की मीटिंग होती हैं, वो 1 से 1.5 घंटे में चली जाती हैं। इसकी वजह क्या है? किसी को एजेंडा नहीं पता। अगर V2 मॉम लगा के मीटिंग्स की जाएं तो मीटिंग के बाद मीटिंग और मीटिंग से पहले मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको मैं आपको इसको कुरान का एस्पेक्ट बताता हूँ। नजवा वर्ड है कुरान में, अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि नजवा नहीं करना, मीटिंग से पहले मीटिंग नहीं करनी और मीटिंग के बाद मीटिंग नहीं करनी। मैं और अगर आप पहले से फैसला कर लें कि इस मौजू पे बात करेंगे और ऐसे पिछाड़ देंगे बाकी 3 को, ये नहीं करना, उसमें अल्लाह की बरकत शामिल नहीं होती। सही बात है। और मीटिंग के बाद भी नहीं करना कि मीटिंग ख़त्म हो गई और फिर आपने बाहर जाके कहा यार उन्होंने फिर अपनी बात कर ली। तो जब आप डिफ़ाइन कर लें ना लीडरशिप रोल कि ये लीडर है, उर्दू में बोलूँ ज़्यादा मज़ा आता है, ये अमीर है, इसका फ़ैसला हम मानेंगे। अब ईगो नहीं है इस बीच में। अब बरकत उस वक्त आएगी जब मैंने अपना आर्गुमेंट पेश किया और मैं उस बात का वेट नहीं कर रहा कि मैं कहूँ देखा मैंने कहा था ऐसा ही होना था, तो मेरी बात मान लेते, बिकॉज यू नो नाउ यू आर फीडिंग योर ईगो। सही, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे लगता है कि V2 मॉम अगर आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, प्रूवन टेक्निक है। और बड़े बड़े नाम लेने का मकसद ये होता है कि बाद में आपको वज़न समझ में आए कि मेरे जैसा एक आम इंसान ये बात नहीं कर रहा, मैंने किसी से सीखी है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो 1 घंटे की मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव होगी। ज़बरदस्त। थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग। और बिल्कुल ऐसा लगा, खैर मैंने जितनी आपसे बातें की हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा ये उसकी समरी थी, ये उसका ग्रैंड वर्जन था। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे मिले कि मैं अब पर्सनली और डिग डीप करूँगा आपसे। सही है, और फिर आप कभी दोबारा कराची आएंगे तो हम, मेरे ख्याल छोटे छोटे पॉडकास्ट करने चाहिए, मैं सीरीज़ करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज़ टू डू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी है, फिर आपका कल्चर भी है, फिर बहुत सारी चीज़ें सुनी सुनाई हैं, तो वी आर वेरी मच कन्फ्यूज। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सुभान मिर्चा वाला से ही बात कर रहा था, जितने ऐसे लोगों से बात करता हूँ ना, तो वो 2 वर्ल्ड्स की जब बात करते हैं ना, तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी लोगों को बुरा लग रहा होता है, अरे यार ये अमेरिका से है ना, अमेरिका की बातें कर रहे हैं। भाई तुम्हें एक्सपोजर नहीं, वो एक्सपोजर दे रहा है जी, तुम्हारा दिमाग खोल रहा है कि तुम ना कुएं के मेंढक हो जी। तो मुझे तो सही लगता है कि यार चलो देखें उस पार क्या होता है। क्योंकि मैंने खुद छोटा मोटा ट्रैवल किया है, तो जब भी ट्रैवल किया है तो मैंने कुछ जहन खोला है कि यार यहाँ ऐसे भी लोग हैं, ये कल्चर ऐसा भी है, ये भी है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया था सुभान भाई ने कि वहाँ लगता है लोगों को कि ओल्ड हाउसेस जो हैं वो भरे पड़े हुए हैं और हर कोई अपने अम्मा को मारता है वहाँ पर और निकाल देता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे बहुत इज्जत होती है वहाँ पे पेरेंट्स की, और पेरेंट्स अपने बच्चों की भी इज्जत करते हैं। हाँ, बाउंड्रीज बनी है। सही है। अभी लास्ट पॉडकास्ट में उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो बंदा मुझे बता रहा था कि मेरी बेटी शादी करने वाली है और वो बेसिकली हमारे पोर्शन है हमारे घर में, शी इज़ 18 years of एज नाउ, तो अब मैं उससे किराया चार्ज करूँगा बिकॉज शी वॉन्ट्स दैट स्पेस।
तो बोला, मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बेटी है? तो बोला क्यों, तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोला हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, फ्री लोडर्स है। फ्री लोडर्स है। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने भी अपने बच्चों को अभी से ना बोलना शुरू कर दिया है। 12 साल का हो गया, मैंने बेटा टीनेज में आने वाले हो, अब घर के किराए में ना थोड़ा बहुत 10% तुम्हें भी लाना है, करना शुरू करो, दिमाग चलाना शुरू करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने 2 वर्ड्स की बात की ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना एस्पेक्ट कि डाइवर्सिटी जो है ना इस्लाम में या दीन में, इसको इनकरेज किया गया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खूबसूरत चीज़ है। देखें, इख्तलाफ राय खूबसूरत है, मुखालफत बुरी है। मुखालफत नहीं करें, इख्तलाफ राय रखें, उसमें खूबसूरती है। सही बात। इसी नोट पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और आई होप ऑडियंस को पसंद आया होगा। कुछ अनसंग हीरोज़ हैं लाइफ में, हर किसी के लाइफ में होते हैं, जो मेरी लाइफ में मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सामने लेकर आऊँ। और छोटी मोटी फॉलोइंग है, कोशिश ये होती है कि कहीं किसी के कोई लाइक माइंडेड आदमी सुन ले तो उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। खुदा हाफिज़।